Hello everybody, my name is Irfan Pathan. Today we'll discuss the chapter wave motion. आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो टॉपिक्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. बिफोर दैट, ये लेक्चर का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ दिस लेक्चर टू कवर ऑल दी कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड इन जेईई नीट और उसके साथ साथ जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चंस है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जेईई और नीट के, उसको भी कवर करना. ध्यान रखिए, जेईई मेन और नीट के लिए, जेईई एडवांस के लिए नहीं. हाँ, कॉन्सेप्ट देखो वही रहता है, लेकिन जेईई एडवांस में लेवल ऑफ क्वेश्चंस वेरी करते हैं. कॉन्सेप्ट पूरा कवर किया जाता है, डोंट वरी. सो व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट दैट वी विल कवर टुडे? फर्स्ट, वेव क्या होती है और उसके टाइप्स क्या हैं वो डिस्कस करेंगे. वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. वेव इक्वेशन, अगर कोई मैथमेटिकल वहां पर कॉन्सेप्ट बन रहा है तो मैथमेटिकल इक्वेशन बन रही है वेव मोशन के लिए, उसको डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग वेव मोशन, क्या क्या टर्म्स हमें पता होने चाहिए वेव मोशन को अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. पार्टिकल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जो भी हमारे रिलेशन विद वेव वेलोसिटी, राइट. देखो, जो वेव है वो प्रोपगेट करती है तो वहां पर पार्टिकल्स का भी मोशन होता है. पार्टिकल का जो मोशन होता है और जो वेव का मोशन होता है थोड़ा अलग अलग होता है, उनका आपस में क्या रिलेशन है. पार्टिकल का जो मोशन है वो किस तरीके से बदलता है, किस तरीके से वेरी करता है, उस पर बड़े डिस्कशन करेंगे. फेज, एसएचएम में आपने पढ़ा था फेज क्या होता है. किसी पार्टिकल की मोशन की पोजीशन बताना, उसके डायरेक्शन बताना, विद द हेल्प ऑफ फेज हम बता सकते थे. तो ऐसे यहाँ पर फेज क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, और फेज डिफरेंस का पाथ डिफरेंस के साथ क्या रिलेशन है, और फेज डिफरेंस का टाइम इंटरवल के साथ क्या रिलेशन है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे. फेज डिफरेंस एंड रिलेशन विद पाथ डिफरेंस एंड आल्सो टाइम इंटरवल. यहाँ नहीं लिखा बट टाइम इंटरवल. ओके, फिर हम देखेंगे कि जो वेव है उसकी एनर्जी अगर कुछ है तो उसका कोई इक्वेशन बन सकता है, कोई मैथमेटिकल फार्मूला बन सकता है, तो क्या बन सकता है. उसकी पावर कितनी होगी, यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना ट्रांसफर कर रही होगी वेव, उसका वैसे इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होता है. ये सारा डिस्कशन हम आज करेंगे. सबसे पहला डिस्कशन, वेव किससे है. तो वेव कुछ नहीं है, सिंपल एक कोई डिस्टर्बेंस जो कि क्रिएट किया जा रहा है मल्टीपल टाइम्स, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, जिसकी वजह से वो डिस्टर्बेंस प्रोपगेट कर रहा है किसी मीडियम के थ्रू या किसी सिस्टम के थ्रू या कुछ भी, मतलब ऐसा एक सिचुएशन बन रही है जिससे वो डिस्टर्बेंस क्या हो पा रहा है, प्रोपगेट हो पा रहा है. तो ये जो डिस्टर्बेंस का प्रोपगेशन है, मल्टीपल टाइम जो डिस्टर्बेंस किया जा रहा है, इस प्रोपगेशन को अपन बोलते हैं वेव. और उसके मोशन को अपन बोल सकते हैं वेव मोशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपन रोप ले, क्या है, कोई रोप ले, एक सेकंड, like this, see here I have a rope. Okay, so here this rope is made up of particles, right. बहुत सारे पार्टिकल्स भी हैं, उसमें से एक पार्टिकल मैंने यहां पर पकड़ लिया जिसको मैं डिस्टरबेंस दे रहा हूं, और ये डिस्टरबेंस बाकी पार्टिकल्स को ट्रांसफर हो रहा है. ये पार्टिकल वहीं पर है, ये कहीं नहीं जा रहा है, ये डिस्टरबेंस क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसफर हो रहा है. फिर डिस्टर्बेंस जो हम लोग क्रिएट करते हैं पार्टिकल्स में या किसी सिचुएशन में, किसी क्वांटिटी में, और वो डिस्टर्बेंस आगे अगर बढ़ पाता है या फॉरवर्ड हो पाता है, प्रोपगेट हो पाता है, ऐसे मोशन को हम लोग वेव मोशन कहते हैं और इसको अपन बोलते हैं वेव. इन शॉर्ट, ये क्या है, एक डिस्टर्बेंस है जो कि क्या कर सकता है बेटा, प्रोपगेट कर सकता है. जब ये प्रोपगेट करेगा तो अपने साथ क्या कैरी करेगा, दो चीजें. कैरी कुछ भी कर सकता है, और भी इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है, कई तरीके का वेरिएबल कैरी कर सकता है, लेकिन जो दो मेजर चीजें हैं, एनर्जी और मोमेंटम. एनर्जी एंड मोमेंटम को आगे, एनर्जी जिस रूप में होगी उस तरीके की इंफॉर्मेशन सामने वाले पर्सन को कलेक्ट की जा सकती है. जैसे मैं बोल रहा हूं तो यहाँ वोकल कॉर्ड से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, और ये डिस्टर्बेंस अगल बगल के एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेट करा रहा है, डिस्टर्ब कर, और ये डिस्टर्बेंस आगे फॉरवर्ड होके मेरा जो भी फोन है उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है आवाज. अगर कोई दूसरा बच्चा यहाँ पर खड़ा होकर बोलेगा उसकी भी आवाज रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है, जो वॉइस का टोन है, फ्रीक्वेंसी है, वो अलग अलग होने की वजह से वॉइस में को अलग अलग फील होती है. तो एनर्जी मोमेंटम तो कैरी करेगा, लेकिन एनर्जी का वेरिएशन किस तरीके से यहाँ से किया जा रहा है, किस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है, उसके बेसिस पर हमारा जो इंफॉर्मेशन है जो कैरी कर रहा है वो अलग अलग रहेगा. तो अगेन वेव डिस्टर्बेंस से प्रोपगेट करना चाहिए, और क्या कैरी करेगा अपने साथ, एनर्जी. अब यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस है, ये क्रिएट कहां से हो रहा है, ये क्रिएट हो रहा है रिपीटिंग ऑसिलेशंस.
कहां से क्रिएट हो रहा है? रिपीटिंग ऑसिलेशंस। बार बार हम जब किसी का ऑसिलेशन कर रहे, मैंने रस्सी को ऐसे किया था, राइट, ऑसिलेशन हो रहा है लेकिन बार बार होना चाहिए, ऐसा नहीं एक बार करके फिर एक पल्स बनेगा और खत्म। लेकिन अगर वेव को कंटिन्यू रखना है तो आपको बार बार ऐसा ऑसिलेशन कराना पड़ेगा, पीरियोडिक मोशन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करो, कैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर लो। देखो अगर मैं ऐसे एक रिदम में करूं जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करें तो एक तो हो गया, एक मैं ऐसा चाहूं ऐसा करूंगा ना तो झटका झटका नहीं करूंगा, झटके झटके वाली वेव बनेगी। लेकिन होना क्या चाहिए, रिपीटिंग ऑसिलेशन होना चाहिए ताकि वेव प्रॉपर्ली बन सके। तो अब जो ये वेव है, ये वेव के कई तरीके हैं, मतलब उसके कई टाइप्स हम कह सकते हैं, उसके लुक के हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने अलग अलग तरीके से वेव को क्लासीफाई किया। जरा देखते हैं उसके क्लासिफिकेशंस क्या क्या। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी डायरेक्शन प्रोपगेशन। डायरेक्शन के हिसाब से, मतलब तो डायरेक्शन के हिसाब से ऑब्वियस सी बात, तीन डायरेक्शन अपने को पता है, 1D 2D एंड 3D। 1D मतलब जब एनर्जी का प्रोपगेशन सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा हो तो हम बोलेंगे वेव 1D है। जैसे कोई धागा बंधा हुआ है, धागे को प्लग करो और वो इंफॉर्मेशन से धागे के लॉन्ग आगे 1D डायरेक्शन। 2D यानी प्लेन में एक सरफेस में जब एनर्जी प्रोपगेट करे, फॉर एग्जांपल आप पत्थर मारोगे कहां पर, तालाब में, जो सरफेस पे उसके रिपल्स फॉर्म हो रही है वो एनर्जी प्रोपगेट कर रही है, जहां पर पत्थर मारा गया तो वहां से चारों तरफ। हाँ, लेकिन उस सरफेस में ऐसा नहीं कि एनर्जी ऊपर की तरफ भी जा रही है, हाँ नीचे की तरफ भी एनर्जी आती है तो उसको हम 3D भी बोल सकते हैं। लेकिन अभी रिपल्स की अगर बात करूं तो 2D का बेस्ट एग्जांपल है। 3D जैसे लाइट भी एक वेव है, तो अगर एक बल्ब आप जलाते हो तो रोशनी जो होती है चारों तरफ फैलती है, तो 3D का एग्जांपल हो गया। या अगर इसमें मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज चारों तरफ फैल रही है, ये 3D का एग्जांपल हो गया। 1D 2D एज पर द डायरेक्शन, ये अपन के पास 3 तरीके की वेव्स हम कह सकते हैं, 1D 2D एंड 3D। Second, on the basis of vibration of the particles. This is not the topic, vibration of the particles. I am saying classification of wave कर रहे हैं ना, तो हम कौन सा बेसिस ले रहे हैं क्लासिफिकेशन में, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करेंगे या फिर टाइप्स बताएंगे इसका वेव का। देखो अगर पार्टिकल, मान लो ये पार्टिकल है या फिर कोई भी चीज है जो ऑसिलेट कर रही है, सर कोई भी चीज ऑसिलेट कर रही है मतलब है, क्या बोल रहे हो, पार्टिकल रहेगा तो ऑसिलेट करेगा नहीं, हमेशा जरूरी नहीं होता पार्टिकल ही हो जो ऑसिलेट करे। समटाइम्स कोई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है जो ऑसिलेट कर रही हो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्वांटिटी है, अगर वो ऑसिलेट करेगी, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पार्टिकल से पैदा हुई है, किसी सोर्स से पैदा हुई, दैट इज अनदर थिंग। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करे तो अपन बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करे, है ना। तो मैं पार्टिकल ले रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं कि पार्टिकल वर्ड अपन को समझ में आता है ना, अपन को चीजें दिखाई जो देती है वो जल्दी समझ में आती है, तो मैं पार्टिकल इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं। मान लो यहाँ पर एक पार्टिकल है जो कि ऑसिलेट कर रहा है कुछ इस तरीके से, ये हुआ उसकी मेन पोजीशन जिसके अबाउट वो ऑसिलेट कर अप एंड डाउन कर रहा है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन यानी एनर्जी जो भी है वो इधर प्रोपगेट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन इज हियर, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन। और ये क्या है, डायरेक्शन जिसके अलोंग पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे रोप, रस्सी, रस्सी में स्ट्रिंग में ऐसे से करते हुए प्रोड्यूस, तो कुछ तरीके से पल्स आगे जाता है, वेव आगे जाता है इस तरीके से। यहाँ पर पार्टिकल्स ऐसे अप एंड डाउन मोशन कर रहा है और एनर्जी ऐसे जा रही है, आपस में 90 डिग्री बन रहा है, तो ऐसे वेव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ऐसे वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। अब जो ट्रांसवर्स वेव है, देखो ये वाला हमारा सोर्स ऑफ
ऑफ द वेव, ओके, यहाँ पर वाइब्रेशन चल रहा है ऐसे ऐसे नीचे, और वही इंफॉर्मेशन आगे जा रही है और वो भी ऐसे नीचे कर रहे हैं कुछ देर बाद, सेम वो भी कर रहे हैं। अब जो इसमें आप देखोगे ये वाला जो शेप आप देख रहे हो, इसमें ये वाला पॉइंट जो है ये सबसे टॉप पोजीशन पर पहुंच गया है। बेसिकली ऑसिलेशन मतलब यहाँ तक है, ये टॉप इंपॉर्टेंट इस तरीके से ऑसिलेशन के बीच में सबसे जो टॉप पॉइंट होता है उसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? क्रेस्ट। क्रेस्ट का ऐसे इन जनरल मीनिंग होता है कोई पीक पर, और जो सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है उसको ट्रफ बुलाते हैं। बॉटम मोस्ट पॉइंट मतलब ट्रांसवर्स वेव चाहिए, मेन पोजीशन से कोई पार्टिकल बॉटम मोस्ट कितना गया वो ट्रफ, मेन पोजीशन से कोई पार्टिकल अपर मोस्ट कितना गया वो क्रेस्ट। एंड एक चीज आपको और पता होगी, मेन पोजीशन से कोई पार्टिकल कितना ज्यादा डेविएट करता है मैक्सिमम, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सो दिस इज एम्पलीट्यूड, ऐसे मेन पोजीशन से कितना ऊपर या कितना नीचे, दोनों में बराबर एम्पलीट्यूड। इस पॉइंट को अपन बोलेंगे क्रेस्ट और इस वाले पॉइंट बोलेंगे ट्रफ। ऐसे ये हुआ क्रेस्ट और ऐसे आगे हुआ ट्रफ। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाती हुई आगे बढ़ती है। अब जो ट्रांसवर्स वेव है उसमें कुछ और चीजें, ट्रांसवर्स वेव कहां कहां बन सकती है? अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम थोड़ा सा चलेंगे, जहां पर मीडियम चाहिए ही चाहिए, उस केस में ट्रांसवर्स वेव के लिए रिजिड मीडियम चाहिए। जैसे गैस में नहीं ट्रांसवर्स वेव बन रहा है, समझो मान लो कोई आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया इस तरीके का, तो गैस के पार्टिकल्स जैसे ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो साइड वाला पार्टिकल साथ में ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, उसके साथ जरा भी नहीं खींचेगा। तुम ऐसे तुमने गैस को से ऊपर धक्का दिया, ये नहीं कि इसका आगे वाला भी उसी के साथ साथ ऐसे ऊपर जाए, फिर तुम इसको नीचे करो वो भी साथ साथ नीचे, इस तरीके से कुछ बने पैटर्न, ऐसा नहीं बनेगा। लेकिन रोप में क्या है, रोप रिजिड होती है, रोप रिजिड होती है। जब आप इसको ऐसे मूव करते हो उसका अलोंग विद वाला जो पार्टिकल्स उसके अंदर भी डिस्टर्बेंस थोड़ी देर में पहुंच जाता है। तो ट्रांसवर्स वेव के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि जो मीडियम वो रिजिड हो, इसीलिए ट्रांसवर्स वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में प्रॉपर्ली ट्रेवल करती है और लिक्विड के केस में सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ट्रेवल करती है, ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड या फिर इन द सॉलिड। रिक्वायर्स रिजिड मीडियम, ये इन सॉलिड या फिर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड ट्रेवल करती है। ध्यान में मैंने यहां पर एक चीज बोली है, अगर मीडियम रिक्वायर्ड टाइप की वेव है तो ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन यही है, फंडामेंटल डेफिनेशन यही है। मीडियम रिक्वायर्ड टाइप की वेव है तो ऐसा मीडियम रिक्वायर्ड होगा, ऐसा रिजिड सॉलिड या लिक्विड, लिक्विड में लेकिन ऊपर ऊपर से ट्रेवल करता है, क्योंकि लिक्विड नीचे की तरफ जब आप पुश करते हो तो रेजिस्टेंस को शो कर सकता है, तो सरफेस पर ट्रेवल करेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, अब दूसरा टाइप क्या, देखो अकॉर्डिंग टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, पहला वाइब्रेशन अपन लिया ऐसा और एनर्जी ऐसे, दूसरा अकॉर्डिंग टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इसमें क्या है, सपोज दिस इज द पार्टिकल एंड वाइब्रेटिंग लाइक दिस, ओके, जर्नी ऐसे वाइब्रेट, ऐसे वाइब्रेट, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम। बट look at the second step, what I am going to say, energy propagation is like this, or in this case you can say energy propagation is like this or like that। मतलब पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है उसी के अलोंग किसी एक तरफ एनर्जी का प्रोपगेशन हो रहा है। लेट्स से सोर्स यहां पर आप ऐसे से कर रहे हो और ये डिस्टर्बेंस आगे फॉरवर्ड हो रहा है, जैसे स्प्रिंग। स्प्रिंग में क्या है, अगर आप डिस्टर्बेंस खींच के थोड़ा छोड़ो स्प्रिंग को, कुछ पोर्शन इकट्ठा करके छोड़ो, तो पल्स ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ साइड वाइज अलोंग द स्प्रिंग ट्रेवल करेगी। तो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऐसा है और डिस्टर्बेंस भी इसी तरफ जा रहा है, तो ऐसे वाइब्रेशन को अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मतलब वेव। ऐसा जो भी वेव ट्रेवल करेगा उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव।
इसमें वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी सेम ही लाइन में है। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी या फिर वेव जो भी, और ये ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, जैसे ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म हो रहा था, वैसे यहां पर क्या फॉर्म होगा जरा उसको समझते हैं। बिफोर गोइंग अहेड, लॉन्गिट्यूडनल वेव का बेस्ट एग्जांपल है जो अपन समझ सकते हैं, तो स्प्रिंग के साथ समझ सकते हैं, दूसरा हम साउंड के साथ भी समझ सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो जो आसपास का जो एयर का पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट होता है, और वही वाइब्रेट होके माइक तक या हमारे कानों तक उसकी आवाज पहुंचती है, जिसको हम लोग सुन पाते हैं। तो ये पहुंचती कैसे, जरा उसको देखें एक बार। सपोज दिस इज द साउंड सोर्स, कुछ भी है, पूरा ये प्लेटफॉर्म ले लिया, पतला सा लाइन ले लिया, और यहां पर एयर पार्टिकल्स हैं। These are the air particles, okay? अभी साउंड को मतलब क्रिएट नहीं किया है, ओके? ऐसे एयर पार्टिकल सिंपल जिससे घूम रहे थे वैसे घूम रहे हैं। इनकी मैंने मीन पोजीशन रख ली, मतलब यहाँ पर ये कुछ रुके हुए कंडीशन में, एवरेज कंडीशन में यहाँ पर। अब जब साउंड क्रिएट किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, साउंड विल डिस्टर्ब द पार्टिकल अटैच्ड विद इट। मतलब जो साउंड है यहाँ पर क्रिएट हुआ, मतलब वाइब्रेशन यहाँ पर क्रिएट हुआ, डिस्टर्बेंस यहाँ पर क्रिएट हुआ। अब ये डिस्टर्बेंस अपने साथ अटैच्ड पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा। इसमें होंगे ये वाले पार्टिकल्स, ये वाला पार्टिकल इसको डिस्टर्ब करेगा, ये वाला पार्टिकल इसको डिस्टर्ब करेगा, और ये डिच डिच ऐसे ऐसे मूव करेंगे। अब जो ये मूवमेंट है कुछ इस तरीके से इनका वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, अगल बगल एनर्जी ट्रांसफर करके। तो होगा क्या, अगले पल जो ये पार्टिकल्स ऐसे ही नहीं रहेंगे, कुछ और तरीके से दिखने लग जाएंगे, कुछ ऐसा देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि जो पार्टिकल्स काफी क्लोज हो जाएंगे और वहीं ये जो बीच का गैप और ज्यादा बढ़ जाएगा। सिमिलर इस कुछ इस तरीके से, मतलब समटाइम्स पार्टिकल विल बी वेरी क्लोजर टू ईच अदर एंड समटाइम्स दे विल बी फारदर, रेयर हो जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, कभी कंप्रेस हो जाएंगे, कभी कभी रेयर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कैसे रुक जाते हैं यहाँ पे, ये सब कुछ रैपिडली चलता है। मतलब इसमें बोल रहा हूँ ना, ये बार बार कंप्रेस एक्सपैंड कंप्रेस एक्सपैंड कंप्रेस एक्सपैंड बार बहुत जल्दी होता है, बहुत कम समय में सब मल्टीपल टाइम्स होता है। तो जहां पर पार्टिकल्स काफी ज्यादा क्लोज आ रहे हैं उसको अपन बोलते हैं कंप्रेशंस। ऐसी बड़े ट्रांसवर्स भी था, जब भी थोड़ी जहां पर क्रेस्ट बना था वहां पर क्रेस्ट मेंटेन था, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, बाद में ट्रफ बन जाएगा कुछ समय बाद, और ये जल्दी जल्दी होता रहता है खिंच। जहां पर पार्टिकल्स काफी दूर दूर हो गए हैं उसको अपन बोलते हैं रेयर फैक्ट्स, दूर दूर हो गए, रेयर कंप्रेशन तो कंप्रेशन। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है उसमें हम लोग कंप्रेशंस एंड रेयर फैक्शंस वर्ड पॉइंट करते हैं फॉर द प्रोपगेशन पर्पस, कि जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव को कंप्रेशंस और रेयर फैक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करे। इसका मतलब ये टीआर कंप्रेशन, ये रेयर फैक्शन कंप्रेशन, रेयर फैक्शन कंप्रेशन, रेयर फैक्शन कंप्रेशन, इस तरह। ट्रांसवर्स वेव में क्या था, क्रेस्ट क्रेस्ट। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और जो ट्रांसवर्स वेव, उसमें से वेव की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को अपन निकाल सकते हैं, जरा उसको देखो। ये है अपनी ट्रांसवर्स वेव का डायग्राम। कोई एक क्वांटिटी, कोई एक वेरिएबल जो कि ऑसिलेट करेगा ट्रांसवर्स वेव में। फॉर द सिंपलिसिटी अगर मैं रोप की बात करूं तो रोप में क्या, लेवल ऑफ पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। मान लेते हैं ये है वाई एक्सिस, और जो रोप का स्ट्रक्चर है आगे धीरे धीरे चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द वाइब्रेशन, दैट इज लेट्स से एक्स एक्सिस। यहां पर दो वेरिएबल और किसी समय पर, और ऐसा रोप का स्ट्रक्चर था, तो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रेस्ट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रफ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रेस्ट। सिमिलरली वेव अगेन ट्रफ एंड क्रेस्ट, इस तरीके से कंटिन्यू। हम किसको बोलेंगे एक वेव कंप्लीट हो गई, समझो।
जितनी देर में एक जैसे इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए उसको बोलेंगे एक वेव कंप्लीट हो गई। मतलब वेव देखो ये 0 पर है, ये भी 0 पर है, और एक ही जैसे स्ट्रक्चर फिर से रिपीट होगा, सेम टू सेम स्ट्रक्चर। आई एम नॉट सेइंग ये भी 0 पर है, देखो ये भी 0 पर है, लेकिन सेम टू सेम स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होगा, ये upward structure होगी downward, we will not get the same structure. So for getting the same structure I can say अब जब एक वेव जुड़ी हुई है उस पर से आपको फिर से सेम स्ट्रक्चर रिपीट मिलेगा। तो ऐसे दो पॉइंट्स और ऐसे दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स, एक्चुअली ऐसे दो लगातार पॉइंट्स पूरे वेव में जिसके बाद से वेव सेम टू सेम स्ट्रक्चर को रिपीट करे तो हम बोलेंगे एक वेव कंप्लीट है उन दो पॉइंट्स के बीच में। अब जो उन दो पॉइंट्स के बीच में जो लेंथ होगी उसको हम लोग बोल सकते हैं वेव लेंथ, क्योंकि उसमें एक वेव कंप्लीट होगी। समझो, देखो ये क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर रिपीट होगा, इसको वजह देखो, हाँ फिर से रिपीट हो रहा है। कोई से भी दो पॉइंट ले लो, आपकी मर्जी, कोई से भी दो पॉइंट ले लो, सेम टू सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है। अगर ये क्रेस्ट ये भी क्रेस्ट मतलब सेम टू सेम स्ट्रक्चर फिर से रिपीट होने वाला है, तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं अपन वेवलेंथ, और वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा। ऐसे दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो गैप होता है उसको भी अपन बोलते हैं वेवलेंथ। ऐसे ही बेटा हम कोई सी भी दो पॉइंट ले सकते हैं। लेट्स से आई एम गोइंग टू टेक दीस टू पॉइंट्स, get this, I'm taking this one, so I must found the situation where it is going down again here, like look at this, again same structure repeat होगा। तो इन दो पॉइंट्स के बीच का जो गैप वो भी क्या है, वेवलेंथ। इसको डिफाइन कैसे करें? अगर ट्रांसवर्स वेव है तो आप ये बोल सकते हैं टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का गैप वेवलेंथ होता है। अगर ट्रांसवर्स नहीं है तो आप सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं टू पार्टिकल्स that is in the same phase, two consecutive particles, please remember consecutive word, two consecutive particles that is in the same phase, उनके बीच का जो भी गैप होगा, the gap between two consecutive particles that is in the same phase will be considered as wavelength। अब ये मीन पोजीशन था, किसका मीन पोजीशन? जो भी चीज ऑसिलेट हो रही है उसकी मीन पोजीशन है, वेरिएबल y की मीन पोजीशन। That was the level of the string, right? String धागा की बात कर रहे थे हम लोग, रोप की बात की, उससे मैक्सिमम कितना ऊपर गया उसको अपन बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इस लेंथ की बात, इस पॉइंट की बात नहीं कर रहा, इस पॉइंट क्रेस्ट की बात नहीं कर रहा है मैं, मैक्सिमम कितना ऊपर गया वो लेंथ, पूरी की पूरी लेंथ, उस लेंथ क्या बोलेंगे अपन? एम्पलीट्यूड बोलेंगे, सिंपल जैसे एसएचएम में था। अच्छा आगे सुनो, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में sometimes particles will be very closer and sometimes they will be farther। सिंपलिसिटी के लिए मैं डायग्राम ऐसा बनाया है कि यहां पर पार्टिकल्स में दिखाना चाह रहा हूं क्लोज है यानी कंप्रेस्ड है, तो ये कंप्रेशन, और ये वाला रीजन रेयरफेक्शन, अगेन कंप्रेशन रेयरफेक्शन कंप्रेशन रेयरफेक्शन कंप्रेशन। तो अगेन इसमें अगर अपन वेवलेंथ को डिफाइन करेंगे द कंसेक्यूटिव जो गैप है, गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस, or the gap between two consecutive rarefactions, or the gap between two consecutive particles in the same phase। जो भी दो सेम फेज के पार्टिकल्स हैं उसके बीच का गैप ले लो, है ना। ये रहा कंप्रेशन, कंप्रेशन से जस्ट पहले बीच का गैप, ये रहा कंप्रेशन, कंप्रेशन जस्ट पहले का गैप, देखो ये क्या होगा, लैम्डा। तो कोई से भी दो सिचुएशन जो कि एक ही फेज में एक ही सिचुएशन में हो, उनके बीच का जो गैप होगा, लेकिन वो कंस्टिट्यूशन में होना चाहिए, सेम लगातार होना चाहिए, उसको अपन वेवलेंथ बोल सकते हैं। अब इसमें एम्पलीट्यूड कहां दिखा है सर? इसकी भी अपनी मीन पोजीशन रही होगी, जो पार्टिकल्स पास पास है इसकी भी कोई ना कोई मीन पोजीशन होगी। मान लो ये वाली लाइन है, जैसे ये वाली लाइन जरूरी नहीं यहीं पर हो हमेशा से, ये मान लेते उसकी मीन पोजीशन है, तो अपने से किधर गई है, लेफ्ट गई थोड़ा सा, मैक्सिमम कितना जा सकती है अपने मीन पोजीशन से उसको बोलेंगे उसका मीन पोजीशन, और उसके बीच का गैप जो रहेगा वो हो जाएगा एम्पलीट्यूड। इसमें दिख नहीं रहा उस तरीके से एम्पलीट्यूड, बट अपने मीन पोजीशन से कितना भी डेविएट होगा पार्टिकल, मान लो एयर का पार्टिकल है, ऐसे ऐसे करेगा, तो अपने मीन पोजीशन से कितना लेफ्ट या राइट जा रहा है मैक्सिमम, वो क्या हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। चलो क्लियर, हमारा लॉन्गिट्यूड है ट्रांसवर्स, ये लॉन्गिट्यूड और ट्रांसवर्स है। सुनिए now third method to classify the wave is according to the मीडियम रिक्वायर्ड। मीडियम रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेव किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं।
बल्कि तो मीडियम रिक्वायर्ड होगा या फिर नहीं होगा। तो अगर मीडियम रिक्वायर्ड है, अगर मीडियम रिक्वायर्ड है मतलब ऐसी वेव है जिन्हें मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकती है, तो ऐसी वेव को बोलते हैं इलास्टिक वेव, क्योंकि उसमें इलास्टिक बिहेवियर चाहिए होगा मीडियम के अंदर। इलास्टिक का मतलब जो अपनी शेप को वापस से रीगेन करने की कोशिश करे। तुमने डिस्टर्बेंस किया एक मीडियम में और वो डिस्टर्बेंस वैसा वैसा रह गया, वो डिस्टर्बेंस उछाल कर मारेगा जब मीडियम के पास कुछ तो इलास्टिक हो, है कुछ एनर्जिया हो। भाई कुछ इलास्टिसिटी है उस मीडियम के बाद, डिस्टर्बेंस किया हो गया डिस्टर्बेंस, वो डिस्टर्बेंस आगे गया ही नहीं, कुछ वही तो मतलब नहीं। तो इलास्टिक बिहेवियर होना चाहिए, इसलिए इसको इलास्टिक वेव भी बोलते हैं हम लोग, जहां पर मीडियम रिक्वायर्ड होता है। इसी को हम लोग दूसरे टर्म में बोलते हैं मैकेनिकल वेव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल, जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल साउंड, साउंड वेव सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मैकेनिकल वेव। मून पर कोई मीडियम नहीं है, सुना होगा आपने, बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा साउंड के ऊपर, जिसमें से बॉटल होती है, बॉटल में एक बेल लगाते हैं हम लोग और बॉटल के अंदर कुछ गैस होती है, उसको वैक्यूम से धीरे धीरे बाहर निकालते हैं और देखते हैं बेल जो थी, बेल है ना इलेक्ट्रिकल, उसकी आवाज धीरे धीरे आना बंद हो जाती है। अगर नहीं भी आ रही एक्सपेरिमेंट ये वाला, तो ये कम से कम पता होगा आपको कि मून पर हम नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। पहली बात तो मुंह भी नहीं खोल सकते हैं ना, लेकिन फिर भी अगर मान लो तुमने सब सूट पहन रखा पूरा प्रॉपर्ली, तुम्हारे अंदर गैसों से ऑक्सीजन मास्क सब लगा रखा बढ़िया एकदम सब कुछ सेट है, पूरा सूट पहन, तुम्हारे बगल में अगर कोई एस्ट्रॉइड गिर जाए आगे, तुम उसकी आवाज नहीं आएगी, तुम उसका वाइब्रेशन आएगा पैरों पर बस, जो कि ऑब्वियसली सरफेस से आया था, आवाज नहीं आएगी कोई। क्यों? कि मून पे कोई इन्वायरमेंट है ही नहीं कि जो उस साउंड को, उस डिस्टर्बेंस को प्रोपेगेट कराए आपके कानों तक, ऐसा कोई सिस्टम वहां पर नहीं, कोई इन्वायरमेंट नहीं है। तो साउंड वेव इज द एग्जांपल ऑफ द मैकेनिकल वेव, जिसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है प्रोपेगेट करने के लिए। दूसरा, जहां पर मीडियम नहीं रिक्वायर्ड है उनको बोलते हैं हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। शॉर्ट में EMW, शॉर्ट में EMW बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये नॉन मैकेनिकल वेव, मतलब नॉन मैकेनिकल वेव का एक सेगमेंट है। सिंस ये मैकेनिकल बोला था हमने, से दूसरा पार्ट हमारा नॉन मैकेनिकल होगा। हालांकि नॉन मैकेनिकल में कुछ और नहीं है बल्कि कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाम से अगर इसको समझें, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड से, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन होकर के कोई एनर्जी प्रोपेगेट कराती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका बेस्ट एग्जांपल लाइट, जैसे अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, लाइट निकली है मेरी बॉडी से, मतलब रिफ्लेक्ट हुई, सॉरी मैं कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं, रिफ्लेक्ट किया मैंने लाइट को, तो लाइट जो है वो किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के सिग्नल्स के फॉर्म में होती है। वेल हमें इसको डिटेल नहीं पढ़ना है, इस टॉयलेट पोर्शन को हमें पढ़ना है मैकेनिकल वेव को डिटेल में 11th क्लास में, 12th में हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एग्जांपल आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या? लाइट। लाइट एक छोटा सा सेगमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इसके और भी क्या पार्ट्स हैं? इसके और पार्ट है रेडियो वेव्स। मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए जो वेव यूज होती है ना, रडार सिग्नल के लिए जो भी वेव यूज होती है, माइक्रो ओवन में जो वेव यूज होती है, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट है। रेडियो वेव में जब वेव आती है तो क्या आपको दिखाई थोड़ी देती है? ओ एंटीना में वेव गई, मैंने देखा, नहीं दिखाई देती वैसे। वो लाइट नहीं है, लाइट वो वाला हिस्सा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो हमें ऑब्जेक्ट को विजिबल करता है। बाकी हिस्से भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन वो हमें विजिबिलिटी में कुछ हेल्प नहीं करते। उसका एक एग्जांपल रेडियो वेव्स है। ये सारे वेव कैसे? नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, मतलब इसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। सर हमारे अर्थ पे तो मीडियम है ही, इसलिए हमको सब कुछ दिखाई देता है। नहीं, इन्वायरमेंट अर्थ पे है, ठीक है। सन पता है, सन से क्या निकलती है? लाइट। अर्थ कहाँ है? सन से बहुत दूर है। अरे बोलो, सही बात है। बीच में तो कुछ नहीं है ना, यहाँ तो खाली है। देखिए सन का इन्वायरमेंट मान ले, बहुत काला इन्वायरमेंट, ये अर्थ का इन्वायरमेंट मान ले। सन से लाइट निकली यहाँ तक पहुंची,
मीडियम हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मीडियम होगा तो भी जाएगी, मीडियम नहीं होगा तो भी जाएगी। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि बिना मीडियम के ट्रेवल करता है। जैसे एक एक्सरे है, ये उसी का सेगमेंट डीएमडब्ल्यू का एक्सपेरिमेंट है एक्सरे, जो कि काफी फेमस नाम है। एक्सरे इसको बोल दिया जाता है क्योंकि जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था वो समझ नहीं पाए कौन सी वेव है, उन्होंने उसको एक्स नाम दिया, तब से वो एक्सरे फेमस हुई। खैर वापस आते इस वाले टॉपिक को अपन को डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती है जिसको अपन नॉन मैकेनिकल कैटेगरी में रखते हैं, इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी जो मैंने बताया उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर बात करें कि पार्टिकल यानी उसकी जो क्वांटिटी जो वाइब्रेट कर रही है, जो ऑसिलेट कर रही है, वो किस तरीके से ऑसिलेट करते हैं उसको जरा समझ लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना वो इस तरीके से कुछ ऑसिलेट करती है और एनर्जी प्रोपगेशन कुछ इस तरीके से होता है, एंड साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रही है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे इस तरीके से ऑसिलेट, मतलब ये अगर आप ध्यान दें 90 डिग्री बदला, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। मैकेनिकल वेव में ऐसा नहीं है, मैकेनिकल वेव में ट्रांसवर्स भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकती है, समझे। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव एक और चीज, लॉन्गिट्यूडिनल वेव सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रेवल कर सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसमें सॉलिड उसकी स्पीड यूजुअली ज्यादा रहती है। जैसे अर्थक्वेक इज द कंबाइंड एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूड। अर्थक्वेक के टाइम पे जो भी डिस्टरबेंस बना, जहां पर भी अर्थक्वेक का सोर्स था वहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट हो, तो एक पल्स, एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी, एक वेव लॉन्गिट्यूडनली जाएगी, यानी अर्थ ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है अपने पार्टिकल्स को, डिस्टरबेंस को आगे भेजेगी। इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी पी वेव्स। उसके बाद से एक वाइब्रेशन अर्थ का कुछ इस तरीके का भी होगा, वो भी पहुंचेगा लेकिन थोड़ी देर बाद पहुंचते ही उसको बोलते हैं एस वेव, सेकेंडरी, है ना। तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड, ध्यान करें लॉन्गिट्यूड तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, लेकिन ट्रांसवर्स सिर्फ और सिर्फ सॉलिड एंड लिक्विड की सरफेस पर। प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पर अगर हम क्लासिफाई करें वेव को, तो दो तरीके की वेव्स होती हैं, स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव, और दूसरी प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव मतलब हुआ कि उसमें एनर्जी जो है वो प्रोपगेट कर पा रही है, मीडियम उसको जाने दे रहा, बाउंड नहीं है मीडियम जिसमें वेव बन रही है। स्टेशनरी वेव वो होगा जिसमें मीडियम बाउंड है, मान लो रस्सी, गिटार का जो वायर है, गिटार समझो, गिटार इधर भी वायर फिक्स, इधर भी वायर फिक्स, इसको प्लग करो फिर वाइब्रेशन होता है, लेकिन ना इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में एनर्जी रह जाएगी, इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में एनर्जी रह जा रही है, ऐसे वेव को बोलेंगे स्टेशनरी वेव। इसका मतलब ये नहीं कि वेव रुकी हुई है, नहीं, उसका कुछ नहीं, मतलब दो पॉइंट के बीच में कन्फाइंड एनर्जी है ना, उसी के बीच में उसको फिक्स किया, एनर्जी इधर से उधर नहीं जा सकती है, प्रोपगेट नहीं करेगी, प्रोग्रेसिव नहीं। टेक्निकली ये वेव होती भी नहीं है, लेकिन हमें अभी नहीं पढ़ना, डिटेल में आगे बढ़ेंगे। तो प्रोग्रेसिव वेव जिसमें एनर्जी प्रोपगेट कर रही होगी, स्टेशनरी वेव उसकी कहते हैं हम लोग जिसमें एनर्जी बाउंड। अब बात करेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसमें एनर्जी प्रोपगेट करती है, लेकिन मीडियम वहीं का वहीं रहता है, ध्यान रखना। पार्टिकल of medium does not propagate. सेकेंड, जो पार्टिकल का ऑसिलेशन है, सी ये रस्सी बस बढ़िया है, ये पार्टिकल ऐसे कर रहा है, वेव की एनर्जी इस तरीके से आ रही है, कितनी स्पीड से एनर्जी जा रही है उसको बोलते हैं वेव स्पीड। पार्टिकल ऐसे से नीचे नीचे कर रहा है, कभी इसकी स्पीड ज्यादा कभी कम, स्लो डाउन, है ना। लो ये रुका है, फिर इधर है, फिर रुका, फिर इधर है,
तो इस तरीके से पार्टिकल का वाइब्रेशन का जो है उसकी स्पीड बदलती रहती है। वेव मोशन जो होता है उसकी स्पीड फिक्स रहती है, एक मीडियम में फिक्स, जैसा मीडियम का नेचर है, इसकी टाइटनेस कितनी है, इसकी हैवीनेस कितनी है, उन सब के ऊपर मीडियम है। रस्सी का मीडियम है, जिसमें मीडियम का रिक्वायरमेंट क्या है, रस्सी ज्यादा टाइट होगी तो ऑब्वियसली तुम प्लग करोगे, एनर्जी जल्दी से प्रोपेगेट कर जाएगी, है ना। तो पार्टिकल ऑफ मीडियम डज नॉट प्रोपेगेट। दूसरा मैं लिख रहा हूं, पार्टिकल वेलोसिटी is different from wave velocity। और वेव वेलोसिटी में एक और बात, इट इज कांस्टेंट फॉर गिवन मीडियम। अगर मीडियम के बिहेवियर में कोई चेंज ना करें आप तो कांस्टेंट रहेगा। मैंने भी कहा कि रस्सी ज्यादा टाइट है, वेव ज्यादा तेजी से चलेगी। तो इसको समझ लो, अगर समझ नहीं आया। इमेजिन करो एक लंबी सी आयरन रॉड बिछी हुई है, लंबी सी, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तुम अगर उसको उठाओगे, प्लग कर रहे तरीके से छोड़ोगे, सिंस काफी ज्यादा फोर्स नीचे की तरफ है तो वो एनर्जी इंस्टेंटली आगे की तरफ पास कर जाएगी। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज जो हल्की हो, थोड़ी सी टाइटनेस कम हो, आप उठाओगे तो एनर्जी अगेन पास करेगी, लेकिन स्लोली पास करेगी, नीचे की तरफ वो दब नहीं रहा, तुरंत एनर्जी आके जल्दी से प्रोपेगेट कर लेगा। तो टाइटनेस अगर ज्यादा हो तो धीरे तेज करती है। स्ट्रिंग के अंदर कैसे एनर्जी प्रोपेगेट करती है उसका क्या फार्मूला है, फार्मूला की बात नहीं करूंगा, ठीक है ना, वो सब आगे बात करेंगे। सो इट इज कांस्टेंट फॉर गिवन मीडियम। अगर मीडियम में कोई चेंज नहीं करा तो स्पीड नहीं बदलेगी। जैसे लाइट स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ होती है वैक्यूम में, या फिर एयर में भी हम लोग लगभग सेम लेते हैं। लेकिन अगर आप मीडियम बदल दो, लाइट ग्लास में जाने लग जाए, तो वहां पर स्पीड ऑफ वेव बदल जाती है। जब वेव क्रिएट होती है बाय द डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल, प्लीज रिमेंबर आगे का पार्टिकल वेव का वो सेम डिस्टर्बेंस रिसीव करता है आफ्टर सम टाइम। तो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम receives the disturbance little later, थोड़ा सा देर बाद, as compared to source, as in comparison to preceding particles या फिर source particle, जो भी कर लो अपने पिछले वाले से थोड़ा देर बाद रिसीव करेगा डिस्टेंस। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर डिस्टेंस का सेम डिस्टेंस तुरंत आगे पहुंच जाएगा ऑन द सेम टाइम एक साथ, ऐसा नहीं। यहाँ पर डिस्टेंस आप क्रिएट करोगे, वही सेम डिस्टेंस कुछ समय बाद आगे वाले पार्टिकल्स को पहुंचता है, इसमें कुछ ना कुछ समय जरूर लगता है। तीसरा चौथा, अगर कोई मैकेनिकल वेव है तो मीडियम की रिक्वायरमेंट तो रहेगी। मीडियम के लिए दो क्वालिटी उसके पास होनी चाहिए, एक इलास्टिसिटी, दो मेजर क्वालिटी, इलास्टिसिटी और इनर्शिया मीडियम के अंदर होना ही चाहिए। इनर्शिया क्यों बोल रहा हूं समझो, मान लो पत्थर मारा पानी में, पानी नीचे गया, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम की वजह से पानी वापस ऊपर आएगा, ठीक है, वो लेवल एक लेवल को मेंटेन करना, दैट इज द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ वाटर हियर इन दिस केस। अब पानी ऊपर आ तो रहा है, लेकिन पानी तुरंत रुकना नहीं चाहिए। कहां, लेवल में पानी ऊपर बढ़ जाना चाहिए। अगर सोच पानी तुरंत रुके तो डिस्टर्बेंस तो बंद, तो वेव प्रोपेगेट कहां करेगी फिर, तो पानी रुकता नहीं उसी लेवल पे आकर, बल्कि कहां जाता, थोड़ा सा ऊपर चला जाता। क्यों ऊपर गया, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। वो तुरंत रुक नहीं जाएगा, फोर्स जीरो हो गया ना मीन पोजीशन पर, तो रुकेगा नहीं, वहां पर थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और इतनी देर में एक पल्स बन चुकी है, फिर वो पानी नीचे जाएगा, क्यों, लेवल मेंटेन करने के लिए। लेकिन फिर से वो मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, कहां जाएगा, थोड़ा और नीचे जाएगा। इस तरीके से और पानी का ट्रांसफर, मतलब पानी का अंदर वेव का ट्रांसफर शुरू हो गया, समझे। तो इलास्टिसिटी इनर्शिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। साथ में और क्या होनी चाहिए भैया, जो फ्रिक्शन वाली प्रॉपर्टी हो एकदम मिनिमम हो, कम से कम विस्कोसिटी ना हो, अगर लिक्विड की बात करें, है ना, एयर रेजिस्टेंस वगैरह नेग्लिजिबल के जैसा हो, तो वेव का ट्रांसफर और अच्छा रहेगा और स्मूथ रहेगा। वो अलग बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ना कुछ लॉस होता है, और हमारी जो वेव का डिस्टर्बेंस, जो एम्पलीट्यूड होता है, पीक पॉइंट्स होते हैं, वो धीरे धीरे कम होते हैं, ठीक है।
अब हम बात करेंगे वेव इक्वेशन के बारे में। ध्यान सुनना, देखो सबसे जो सिंपल वेव कैटेगरी अपन समझ सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन से अगर अपन रिलेट करें थोड़ा सा, तो साइनसोइडल वेव को सिंपल हार्मोनिक मोशन याद है, उसमें साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इस तरीके कुछ आता था। वो क्या था? पार्टिकल का ऑसिलेशन। क्या था? पार्टिकल का ऑसिलेशन, है ना? सही बात है, याद है नहीं यार? हाँ गुड, पार्टिकल का ऑसिलेशन, ठीक है। अब पार्टिकल का जो ऑसिलेशन था वहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन था। अगर वही पार्टिकल का ऑसिलेशन मैं अपने किसी रोप में कराऊं सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो जो पार्टिकल का ऑसिलेशन वो ऐसे चलूंगा, यानी वाई लेवल ऑफ रोप का चेंज होना लेफ्ट एंड राइट, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के तरीके से हो रहा है। उसी तरीके का डिस्टर्बेंस फिर क्या होगा बेटा? आगे बढ़ेगा किसमें? रस्सी में। यानी जो वेव बनेगी उसको हम बोल सकते हैं, नाम दे सकते हैं सिंपल हार्मोनिक वेव। क्या नाम सकते हैं? सिंपल हार्मोनिक वेव। मैं इसको क्यों समझा रहा हूं? देखो बेटा, ये कोई रोप है सिंपल पड़ी हुई, उसमें उन्होंने डिचिक डिचिक कर दिया, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी और वो ऐसी होगी। अब ये जो रोप है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये दिखा क्या रहा है? डायग्राम चल थोड़ी रहा है, चल रहा है, रुका बेटा। ये दिखा रहा है किसी समय पर रस्सी कैसी थी। क्या दिखा रहा है? किसी समय पर रस्सी का डिस्टर्बेंस इस तरीके से था, रस्सी कैसी दिख रही है। फोटो खींचो में से कोई वेव प्रोड्यूस कर और मैं फोटो खींचा, तुमने फोटो खींचा वो किसी समय पर खींचा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, जिसमें रस्सी कोई पार्टिकल ऊपर था कोई पार्टिकल नीचे था, है ना? इस तरीके से kind of we have taken a snap of wave in a string। ऐसा ग्राफ क्यों बनाया मैंने? क्योंकि मैंने एग्जांपल किसका लिया? सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला एग्जांपल लिया आपको समझने के लिए बस। तो ये जो पार्टिकल है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, सॉरी कोई नीचे है कोई ऊपर है कोई बीच में, ऐसे अलग अलग जगह पर सारे पार्टिकल्स हैं, मसल होते हैं। ये जो पार्टिकल ऊपर है या नीचे है, इस वेरिएबल को अपन रिलेट करते हैं y से। किससे रिलेट करते हैं? y से। कुछ भी ले सकते हैं लेकिन हम लोग y लेंगे, एक ही कोई सवाल लेंगे समझने के लिए। ये y कुछ भी हो सकता है। हाँ सर क्या बोल रहे हो? y कुछ भी हो सकता है, क्या क्या कहना क्या चाहते हो? अरे देखो यार, मैंने क्या कहा, एक कोई क्वांटिटी होगी जो ऑसिलेट करेगी। धागे के केस में, रस्सी के केस में वो लेवल कि कितना रस्सी ऊपर है कितना रस्सी नीचे है, तो इसको अपन ने y नाम दे दिया क्योंकि ये लेंथ ही है। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा लेंथ ही हो प्रभु। अरे यार, अगर लाइट की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, तो वहां पर ऑसिलेशन किसका हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना? ऐसे बेटा मैं बोल रहा हूं यहाँ पर ऑसिलेशन पार्टिकल का हो रहा है, लेकिन इसके साथ एक चीज और चेंज हो रही, प्रेशर। पार्टिकल से पास पास प्रेशर ज्यादा, पार्टिकल दूर दूर प्रेशर कम। तो मैं ऑसिलेशन किसका दिखा सकते हैं? प्रेशर का भी दिखा सकता हूँ, समझे? तो y एक वेरिएबल है जो कि कभी प्रेशर को रिप्रेजेंट कर सकती है, कभी लेंथ को रिप्रेजेंट कर सकती है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकती है। डिपेंड्स वेव कहां ट्रेवल करेगी और कौन सा पार्टिकल एक ऐसा मीडियम क्या सिचुएशन है। एक वेरिएबल होता है, कोई सा भी वेरिएबल जो कि बता रहे पार्टिकल कितनी ऊंचाई पर है कितनी नीचाई पर है फ्रॉम मीन बॉक्स। ये क्या दिया गया? स्नैप लिया गया। स्नैप लिया गया मतलब टाइम कांस्टेंट एट टाइम सम टी। ये टाइम क्या हो गया यहां पर? कांस्टेंट। बोलो यार, टाइम क्या है? कांस्टेंट। जो स्नैप लिया गया इसमें टाइम कांस्टेंट है, सुनना ध्यान से। मैं अब यहां पर खड़ा हुआ इमेजिनरी रूप से, फिजिक्स रूपी इरफान यहां पर प्रकट हुआ और चलना शुरू किया। ओ पार्टिकल ऊपर जा रहा, ओ पार्टिकल ऊपर, यानी y की वैल्यू चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? y की वैल्यू चेंज है। किसके साथ चेंज होगी? मेरे चलने के साथ। किसके साथ चेंज होगी? मेरे चलने से, मतलब x एक्सिस में आगे मूव करने पर, x एक्सिस में आगे मूव करने पर y की वैल्यू चेंज होगी। यानी मैं कह सकता हूं y इज द फंक्शन ऑफ x एट दिस टाइम। क्या बोल सकता हूं मैं? y इज द फंक्शन ऑफ x। पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने कहा रुको, स्नैप मतलब रस्सी में डिस्टर्बेंस था, होने दो। मैं एक जगह खड़ा हो जाता हूं। क्या करता हूं मैं? एक जगह खड़ा हो जाता हूं और देखता हूं पार्टिकल कैसे ऊपर जा रहा है कैसे नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे किस तरीके से आ रहा है, मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा। यानी टाइम चल रहा है। इमेजिन करने के लिए बात कर रहा हूं, है ना? मैं इसमें वीडियो नहीं बना दूंगा, इसमें जैसे सकल का बूम कॉइल पेंसिल नहीं मेरे पास, ऐसे लग रहा हूं और
ऐसे चलेगा, अपने आप लाइव निकल कर आएगा, सब लोग ऐसे इमेज कर लो। चलो, तो क्या रस्सी ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसे रस्सी ऊपर नीचे। मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, रस्सी का वेव आगे जा रहा है, वो जाने दो, उसको जाने दो। रस्सी ऐसे ऊपर नीचे, देखो मेरा हाथ देखो, ये मानो मेरी पोजीशन है, रस्सी ऊपर, रस्सी नीचे, रस्सी ऊपर, रस्सी नीचे, रस्सी ऊपर, रस्सी नीचे, समय के साथ, हाँ वेव आगे जा रहे हैं, पोजीशन की बात नहीं हो रही, समय के साथ। समय के साथ पार्टिकल कितना ऊपर कितना नीचे जा रहा है हमने देखा, इससे कुछ ग्राफ बन रहा है। टाइम, यहाँ पर टाइम लिखा है, इसमें डिफरेंस है, इट इज जस्ट अ स्नैप ऑफ द वेव पिक्चर विद लेंथ, इट इज विद टाइम। एक पार्टिकल का वाइब्रेशन है ये, और पार्टिकल ऊपर गया तो देखो बढ़ रहा, समय बढ़ रहा, पार्टिकल का ऊपर लेवल जा रहा, फिर पार्टिकल नीचे 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 नीचे, फिर नीचे नीचे नीचे, फिर ऊपर, हाँ समय के साथ पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे समझते हैं, ऐसे पार्टिकल है टिंग 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 से बार उसका ग्राफ बना दिया, उसका समय के साथ क्या करते हैं, ग्राफ बना दिया, y इक्वल टू a sin ओमेगा t, याद आया सिंपल हार्मोनिक मोशन, y इक्वल टू a sin ओमेगा t का ग्राफ कैसा बनता है, इसी में बता है ना। चलो, तो अब एक जगह पर मैं खड़ा हूं एट पोजीशन x, किसी पोजीशन पर मैं खड़ा हूं एट पोजीशन x, इस बार मेरा x क्या है, कांस्टेंट, x क्या है, कांस्टेंट है। अगर x कांस्टेंट है, अगर x कांस्टेंट है, तो अगर आप देखो तो y की वैल्यू बदल रही है, किसके साथ, समय के साथ, यानी y इज आल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम, y इज आल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम। ये दोनों मिलकर वेव को बनाते हैं। अरे यार, रस्सी को ऐसे टेढ़ा ऊपर टेढ़ा नीचे करके छोड़ दूं, ऐसे तुमको दे दूं रस्सी मोड़ के, एक वायर है ऐसे मोड़ के दे दो, स्नैप बना के, क्या वो वेव कहलाएगी कि नहीं, पोजीशन के साथ उसका लेवल बदलना चाहिए, लेकिन समय के साथ ही बदलना चाहिए क्या, हाँ भाई दोनों के साथ बदलना चाहिए, समय के साथ भी और पोजीशन के साथ भी। यानी वेव क्या है, पोजीशन और टाइम का फंक्शन, अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले तो। ये दो डायग्राम मैंने आपको बनाए समझने के लिए, एक है जिसमें मैंने टाइम को रोक दिया, फोटो खींच दिया उसका, एक है जिसमें मैं आगे पीछे नहीं जा रहा हूँ, एक जगह पर खड़ा होकर पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पानी का लेवल, जैसे पानी पत्थर, पानी का लेवल कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेव इक्वेशन में क्या रहेगा, चलो इसको हटाता हूं। अभी तक मैंने जो कुछ भी लिया वो सिंपल हार्मोनिक वेव की हेल्प से लिया, लेकिन इन जनरल अभी थोड़ा देर के लिए बात करेंगे, वो समझने के लिए आपको क्या था, अब थोड़ा सा हम लोग इन जनरल बात करेंगे। वेव इक्वेशन इज टेक्निकली अ फंक्शन ऑफ पोजीशन टाइम, किसका फंक्शन, टाइम और पोजीशन दोनों चीजें वहां पर इन्वॉल्व है। ये फंक्शन मतलब कौन, बेसिकली वाई, वही जो चीज ऑसिलेट हो रही है, कभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, कभी वो मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, कभी वो प्रेशर हो सकता है, कभी वो कोई लेंथ हो सकती है, ठीक है, वाई। अब ये जो पोजीशन है उसके साथ कोई कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई ऑब्वियसली हो सकता है, मैं इसको और प्रिसाइजली लिखूं, इट इज द फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt। ये प्लस माइनस bt से कहां लिखती हो, देखो यार, पोजीशन और टाइम साथ में किस में रहेगा, प्लस में रहेंगे या माइनस में हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, और ए और बी कोई से कांस्टेंट है, लेकिन रहेगा किसका, पोजीशन और टाइम का ही फंक्शन। ऐसा ही क्यों लिखा गया, इसका एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर। देखो, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उससे जो वेव बनेगी वो बनेगी सिंपल हार्मोनिक वेव, लेकिन जरूरी नहीं जो ऑसिलेशन हो रहा है वो हमेशा सिंपल हार्मोनिक ही हो, यानी जरूरी नहीं कि मेरा ऑसिलेशन हमेशा y इक्वल टू a sin ओमेगा t या a cos ओमेगा t जैसा हो, है ना, कुछ रैंडम भी हो सकता है ऑसिलेशन। तो वेव के लिए पोजीशन और टाइम का फंक्शन जो सेटिस्फाई है वो होना चाहिए, और एनर्जी प्रोपगेशन इस तरीके से होना चाहिए। तो क्या एवरीबॉडी का लिखा था वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन द फंक्शन ऑफ पोजीशन टाइम, मोर प्रिसाइजली मैंने इसको लिख दिया है f फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt, यानी ऐसा फंक्शन जिसमें ax प्लस माइनस bt जैसा कुछ फॉर्मूला है तो हम इसको वेव इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन सारे के सारे होंगे कि नहीं होंगे उसकी चर्चा वो सब थोड़ी देर में करने वाले हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे वेव इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी हम डिस्कशन करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक
वेव का, इसका डिस्कशन करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक वेव का, यानी इसका सोर्स जो होगा, जो ऑसिलेशन होगा वो एसएचएम होगा। फिर वापस में एक बार इस पर आएंगे, एक बार वापस में इस पर आऊंगा, ध्यान रखना, मुझे पता है ये वाला आपको समझ में नहीं आया, मैं एक बार वापस इस पर आऊंगा इस इक्वेशन के बाद। देखो ये तो समझ में आया ना कि वेव इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन टाइम, बोलो इतना समझ में आ गया, छोड़ दो, अरे छोड़ दो, इतना समझ में आया। पोजीशन और समय दोनों के साथ y की वैल्यू बदलती है, यानी वेव इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक चलो चलो। सिंपल हार्मोनिक वेव में अगर मैं बात करूं, यहां पर मान लो कोई पार्टिकल है, ये ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, डिचिक डिचिक, जो डिचिक डिचिक हो रहा है, इसका ऑसिलेशन समय के साथ कैसे बदलेगा, y a sin ओमेगा t। किसी समय पर वेव कुछ इस तरीके से बनी थी, और उसका मैंने देखिए स्नैप, क्या है देखो स्नैप, वही स्नैपचैट जो आप लोग शायद यूज करते होंगे, फोटो खींच ली, क्या स्नैप फोटो, फोटो ये है क्या, ये क्या है, अरे भाई ये पार्टिकल की पोजीशन है फ्रॉम दी मीन पोजीशन ना, वाइस पोजीशन में क्या है, मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना ऊपर है कितना नीचे, उसे भी बताएगा ना टाइम के साथ, इसके साथ समय लगता है। किसी समय पर यह डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, ऑब्वियसली बात है, t इक्वल टू 0 पर तो y 0 हो जाएगा, तो किसी समय t पर क्या है, पार्टिकल कुछ डिस्टर्बेंस है, कहां पर, यहां पर ओरिजिन, मतलब पार्टिकल यहां पे पहुंचा होगा, यही सेम डिस्टर्बेंस आगे जाएगा लेकिन कुछ समय बाद जाएगा, ध्यान रखना, यही सेम डिस्टर्बेंस आगे जाएगा लेकिन कुछ समय बाद पहुंचेगा। मान लेता हूं मैं x डिस्टेंस पर जाने, मुझे x डिस्टेंस पर चेक करना, कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस, अगर इफ स्पीड ऑफ वेव को v ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, जिस स्पीड से वेव चल रही है, पार्टिकल का डिचिक डिचिक की बात नहीं कर रहा हूं, किस स्पीड से वेव आगे बढ़ रही है, किस स्पीड से डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है उसकी बात कर रहा हूं, अगर उसकी स्पीड को ले लिया जाए तो कितना टाइम लगेगा x डिस्टेंस ट्रेवल करने में, टाइम टू ट्रेवल डिस्टेंस x will be is equal to time equal to distance upon speed, बोलो, अरे यार सही बात है ना, कितना टाइम लगेगा ना x upon v, इतने टाइम बाद यहां पर पहुंचेंगे, क्या बोला मैंने भी, सेम डिस्टर्बेंस सेम चीज वापस में पहुंचेगी आगे वाले पार्टिकल्स को कुछ समय बाद, अगर मैं x डिस्टेंस पर किसी पार्टिकल को लूंगा तो ये सेम डिस्टर्बेंस पहुंचेगा कितने समय बाद, x अपॉन v नेक्स्ट बाद, मान तो कोई अपना आगे से ऊपर वाला तरफ करो, यहां पर डिस्टर्बेंस कितना है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, यहां पर किसी समय t पर, तो वहां पर डिस्टर्बेंस कितना होगा, इतना ही होगा, उसी समय पर सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना, समझा नहीं, y is equal to a sin omega t is the disturbance at the origin at some time t, तो उसी समय पर यहां पर डिस्टर्बेंस क्या y होगा, नहीं सेम थोड़ी होगा, अरे भाई ये डिस्टर्बेंस वहां पर तो कुछ समय बाद पहुंचेगा ना, अरे यार ये डिस्टर्बेंस वहां पर तो कुछ समय बाद पहुंचेगा ना, अगर मान लो 10 बज रहा है, कितना बज रहा है, 10 बजे, सुबह के 10 बजे, यहां पर डिस्टर्बेंस y है, तो सुबह के 10 बजे यहां पर डिस्टर्बेंस y होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहां पर डिस्टर्बेंस तो कुछ समय बाद आएगा, क्या इतनी बात समझ में आई, यहाँ पर डिस्टेंस मुझे वो निकालना है, मेरा मेन पर्पस ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन का नहीं, ओरिजिन का, यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा एट पोजीशन x एट द सेम टाइम, 10 बजे ही यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्वियसली बात है, कुछ लैग करेगा ये वाला पार्टिकल, क्या करेगा ये वाला पार्टिकल, लैग करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस दे वो हमें उस समय बाद मिलेगा, कितने समय बाद मिल रहा है, 3 टाइम बाद, तो यहाँ का डिस्टेंस होगा y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस x बाई v, माइनस क्यों किया, क्योंकि इतने समय बाद यहाँ पर वही सेम डिस्टर्बेंस पहुंचेगा, क्या हो नहीं आ समझ,
हमें ही लिख देना। रुको जरा सवाल समझाते हैं। देखो ये कौन सा डिस्टर्बेंस है? पोजीशन एक्स का डिस्टर्बेंस। किस समय पर? 10 बजे, मतलब टी टाइम। और ये कौन सा डिस्टर्बेंस है? ओरिजिन का डिस्टर्बेंस। कितने बजे? 10 बजे। जब डिस्टर्बेंस क्या कर रहा है? लैग कर रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं? माइनस दिया। लेकिन ये समझ में नहीं आया होगा अगर तो मैं एक और चीज जमी को खड़ा कर दे क्या भाई। चलो चलो वाई एक्स देखो पार्टिकल लिया ऊपर 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 डिस्टेंस कितना वाई का। मैंने क्या कहा? कुछ समय बाद सेम डिस्टर्बेंस पहुंचेगा कहां पर? एक्स लेंथ पर। और तुमने जब समय निकाला तो तुमने कहा सर जो समय निकलेगा ना वो आएगा एक्स अपॉन वी। ये कुछ भी टाइम है, टाइम टेकन जो भी है कि सर इतने समय बाद सेम डिस्टर्बेंस पहुंचेगा। तो मैंने कहा देख सुनना ध्यान से, ये 10 बजे का डिस्टर्बेंस है क्या? यहां पर y इक्वल टू sin ओमेगा टी। यहां का डिस्टेंस मैंने कहा 10 बजे का जो होगा वो होगा a sin ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी। डेफिनेशन क्या कहती है? कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि y जो है ना a sin ओमेगा t के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? a sin ओमेगा t के बराबर। कब? आफ्टर सम टाइम, सेम टाइम t पर नहीं, आफ्टर सम टाइम, 10:10। और वो टाइम तुमने क्या निकाला? x बाई वी निकाला। तो अगर आफ्टर सम टाइम t करूं मैं प्लस x बाई वी करूं तो ऑब्वियसली बात ये कटेगा और मुझे सेम डिस्टेंस मिलेगा। कौन सा? ये वाला। ध्यान रखो जो बातें बोली जा रही है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना इक्वेशन से। मैं थोड़ी कुछ समय बाद बोलिए हमेशा प्लस x बाई वी कर दो उसी समय में नहीं ना। y इक्वल टू a sin ओमेगा t वाज द डिस्टर्बेंस हियर। सेम डिस्टर्बेंस मुझे मिलना चाहिए यहां पर। कब? आफ्टर एडिंग x बाई v। इसका मतलब पहले मुझे x बाई वी माइनस कर लेना चाहिए अगर मैं उसी समय में डिस्टर्बेंस निकाल रहा हूं। तो मतलब अगर यहां पर 10 बज रहा है, यहां पर भी 10 बज रहा है, यहां पर डिस्टर्बेंस y इक्वल टू a sin ओमेगा t है, यहां का डिस्टर्बेंस ऑब्वियसली बात है sin ओमेगा t नहीं रहेगा क्योंकि यहां तो सेम डिस्टर्बेंस कुछ समय बाद आएगा, इसलिए उतना माइनस कर दिया गया। कितना? जितनी समय बाद वो आएगा उतना समय माइनस कर दिया गया। बात समझे? दूसरे शब्दों में भाई अगर ये 10 सेकंड पे y डिस्टर्बेंस दे रहा है और यहां से यहां तक जाने में 2 सेकंड लगता है, कितना समय लगता है? 2 सेकंड। तो ऑब्वियसली बात है यहां का डिस्टर्बेंस कितने सेकंड पे आप निकालोगे? 8 सेकंड पे निकालोगे क्योंकि 2 सेकंड क्या है? लैगिंग है। क्लियर बात है? इसलिए माइनस किया गया। हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई? y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन। ये जो इक्वेशन आई है ये इक्वेशन वेव इक्वेशन कहलाएगी जिसमें टाइम और एक्स दो फंक्शन है और ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के रिगार्डिंग है, इसलिए सिंपल हार्मोनिक वेव कहते हैं। अच्छा आगे सुनो। देखो 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 ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी इंटू एक्स। मैं इसको नाम दे देता हूं भैया ए बी, कुछ भी है ना, बी नाम देता हूं या ए नाम देता हूं, कुछ दे देता हूं, इसको नाम देता हूं मैं बी। तो अगर ब्रैकेट वाले टर्म को आप देखो ये होगा टेक्निकली ए साइन ए टी माइनस बी एक्स, टी माइनस बी एक्स। फिर ए और बी क्या है? यहाँ पर कुछ कांस्टेंट दी है। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कितने से ऑसिलेट कर रही है। वी क्या है? किस स्पीड से वेव आगे जा रही है, कांस्टेंट, एक मीडियम में कांस्टेंट। तो यहां पर y जो कि फंक्शन है जो कि ऑसिलेट कर रहा है वो किसका फंक्शन है? ए टाइम और पोजीशन का। टाइम और पोजीशन जो है वो किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है? लीनियर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। साइन लगा सकते हो, अलग साइन आ रहा है। कहां से आ रहा है साइन? साइन इसलिए आया है, ये दिखा है नेचर ऑफ ऑसिलेशन कैसा है। नेचर ऑफ ऑसिलेशन कैसा है? साइनसोइडल है। इस तरीके से हमारा ऑसिलेशन हो रहा है जो कि साइनसोइडल में बना है, वो दिखा रहा है साइन। लेकिन यहां पर क्या है? एटी और bx है और भी लीनियर पावर के साथ में। इसीलिए थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था वेव इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन टाइम इन द फॉर्म ऑफ, मोर प्रिसाइजली अगर मैं लिखूं तो मैंने
ए और बी तो ये नंबर है, कुछ भी ले सकते हो आप, सी डी वाई के जो भी लेना चाहो, ठीक है ना, सी एक्स प्लस माइनस डी टी, तुम सी डी ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पर ए ले लो, ए एक्स प्लस माइनस बी टी ले लो ना, कुछ भी ले लो, सी और डी आर दी कांस्टेंट्स, ओके, दीज आर दी कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स, बात क्लियर है? अभी समझ में आया? इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा था पहले, ये फंक्शन तो है पोजीशन टाइम का, ठीक है, लेकिन फंक्शन जो पोजीशन टाइम का वो किस फॉर्मेट का फंक्शन है, ax प्लस माइनस bt या cx प्लस माइनस bt, यानी कांस्टेंट इनटू x प्लस माइनस कांस्टेंट इनटू टाइम। यहां पर भी प्लस माइनस हो सकता है ना, दोनों माइनस माइनस हो सकते हैं, दोनों प्लस प्लस हो सकते हैं, एक प्लस एक माइनस हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर पावर कैसे होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए, स्क्वायर क्यूब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो जो फंक्शन होगा वो वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, हाँ कर सकता है, जरूरी नहीं करेगा, मैं कुछ देखो उसको भी समझाऊंगा, फिलहाल ये समझ, इतना समझ में आया? एक बार वापस y इज इक्वल टू क्या निकाला अपन ने, a sin ओमेगा b माइनस ओमेगा बाई v इनटू x। देखो ये ओमेगा क्या है, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ t है, इसका कोफिशिएंट है t का, ओमेगा बाई v क्या है यहां पर, कोफिशिएंट ऑफ x, उसका मैग्नीट्यूड की बात करें, उससे माइनस मैंने नहीं लिखा है, आई एम इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड ओनली राइट नाउ। सी अगर मैं कोफिशिएंट टी नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ टी, क्या बच्चा आधा दूर लिखते हो तुम लोग यार, मुझे सही करना पड़ता है। चलो कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर लिखें तो क्या आएगा देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ टी में ओमेगा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स में क्या है, ओमेगा अपॉन वी है, वी ऊपर जाएगा, ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, क्या मिलेगा, वी मिलेगा, वी क्या है, वेव स्पीड है। ओ क्या मिला कि अगर आपको पोजीशन टाइम फंक्शन गिवन है और आपसे वेव स्पीड पूछ ले तो आप कैसे निकालोगे, कोफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, समझेगा? ये है वेव स्पीड का फार्मूला। कहां से निकाला हमने इस फार्मूले को, एक इक्वेशंस को पहले निकाला है, उसकी हेल्प से हमने आपको समझाने के लिए इस तरीके से बताया है ना। बुक्स में यदि क्या है डायरेक्ट लिख देता कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या रहेगा, वेव स्पीड रहेगा, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझने के लिए, कहां से और क्यों, तो हमने पहले इसका हेल्प लिया है, एक एग्जांपल लिया, पहले कौन सा एग्जांपल लिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला एग्जांपल लिया, ध्यान रखना इसका एग्जांपल। अब वापस आते हैं अपने उस वाले फॉर्मूले फंक्शन ऑफ पोजीशन टाइम वाले पर। तो अगर फंक्शन ऑफ पोजीशन टाइम इस तरीके से दे दिया जाए, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी, तो इस तरीके से, तो यहां पर अगर आप वेव स्पीड की बात करो तो कोफिशिएंट ऑफ टाइम यहां पर b है और कोफिशिएंट ऑफ पोजीशन यहां पर कौन है, a। वेव स्पीड का होगा बेटा b अपॉन a होगी। जरूरी यहां पर a और b ही हमेशा, यहां पर 2 3 4 5 6 कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है, प्लीज रिमेंबर दिस, कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है, ये कंफ्यूज मत कर जाना कि b और a ही लिखना है, पता है साला b यहां लिख दे जान कुछ भी, पहले b लिख दे बाद में लिख दे दो, चेंज रहेगा वो। ओवरऑल आपको दिमाग में क्या रखना है, ये वाला कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये ध्यान रखना। तो क्या देगा हमको, वेव स्पीड का फंक्शन का v इक्वल टू b बाय a, मत याद रखना यार ना, ये याद रखना प्लीज, b बाय a के चक्कर में उल्टा गलत कराओगे एग्जांपल से, उल्टा लिख दे उसकी मर्जी, सारा x इधर लिख दे, t वाला इधर लिख दे, तो चलो आगे सुन। मैंने कहा अगर कोई वेव है तो पोजीशन टाइम का फंक्शन होगा, और पोजीशन टाइम का फंक्शन इस तरीके का फंक्शन होगा, ax प्लस माइनस bt जैसा फंक्शन होगा, लीनियर पावर के साथ, बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं पॉसिबल है। बिफोर गोइंग अहेड ऑन दिस, एक चीज हमने और यहां पर निकाली थोड़ी देर पहले, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस x अपॉन b। ये जो वेव थी, जो इक्वेशन निकाली है, इसमें अगर आप ध्यान दो कुछ ऐसा वेव हमने ड्रॉ किया रैंडमली, वेव जा किधर रही है, इसकी बात बताओ, वेव जा किधर, इधर जा रही है ना, क्या बोलो इधर जा रही है ना, और यहां पर क्या लगा वो माइनस एक्स लगा हुआ, बेसिकली आप जितना आगे बढ़ निकालना चाहोगे आगे उतना ही टाइम माइनस करना पड़ेगा,
ध्यान दें जब भी बीच में माइनस साइन है या फिर दोनों साइन अलग अलग हो, टाइम के साथ का जो कोएफिशिएंट है उसका साइन अलग हो, एक्स के साथ का जो कोएफिशिएंट है उसका साइन अलग हो, तो वेव इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ध्यान दें ये प्लस में है टाइम का कोएफिशिएंट और एक्स का कोएफिशिएंट माइनस में है। इन दैट केस अगर दोनों प्लस प्लस है, दोनों माइनस माइनस, एक प्लस एक माइनस, ये एक प्लस एक माइनस वाले केस में वेव प्रोपगेटिंग अलोंग पॉजिटिव कौन सा पॉजिटिव किस कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में वेव जा रही है। ठीक, तो माइनस माइनस है इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, प्लस प्लस है तो भी नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस तो हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। फिर भी बच्चों समझ में शायद ना आए कि सर ये क्यों नेगेटिव हुआ, जरा उसको सुन लो। मान लेते हैं तो ये वेव इधर जा रही है, इधर जा रही है, जो वाइब्रेशन वाई यहां पर हुआ वही सेम वाइब्रेशन आपको यहां पर कुछ समय बाद मिलेगा। कितने समय बाद मिलेगा, एक्स बाई वी लाइन्स मिलेगा। तो आप देखोगे फार्मूला वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस एक्स बाई वी। क्यों कुछ समय बाद मिलेगा ना सर, आपने जो कहा तो कुछ समय बाद मिलेगा तो टाइम माइनस करो ना सर, जितना लेट पहुंच रहा। हाँ रुको जरा सबर करो भैया, एक्स की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, माइनस पुट करोगे ना, माइनस पुट करोगे ना एक्स की वैल्यू। इसका मतलब अगर दोनों प्लस प्लस सिंबल आ गया, दोनों प्लस प्लस सिंबल आ गया, इसका मतलब ये किधर जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। किसके नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन। वाई मत लिख देना गलती से, वाई क्या है, y is the direction of oscillation of the particle, y is the direction of oscillation of the particle, फिर जो भी क्वांटिटी वाइब्रेट कर रही है उसी डायरेक्शन। ऐसे ही मान लो अगर ऐसा फंक्शन हो, y is the function of aj plus minus bd, sorry plus bd, not minus, aj plus bd। अब मैं बार बार साइन नहीं लिखूंगा, ठीक है, साइन इज द स्पेशल केस ऑफ द वेव, सिंपल हार्मोनिक वेव हो, जरूरी नहीं हमेशा वेव सिंपल हार्मोनिक ही। हाँ डिटेल स्टडी हमको सिंपल हार्मोनिक पर ही करनी है। सुनो अगर y इक्वल टू f az प्लस bd लिखा है, इसका मतलब वेव प्रोपगेटिंग अलोंग z एक्सिस हो गया। पहली चीज किधर जा रही है, z एक्सिस में जा रही है। अब z एक्सिस में नेगेटिव या पॉजिटिव सिंस दोनों साइन प्लस प्लस है अलोंग z एक्सिस, लेकिन किधर नेगेटिव। बात क्लियर। ऐसे मान लो y is equal to f ax minus bd, तो x एक्सिस सिंस बीच में एक साइन नेगेटिव आ रहा है, x एक्सिस में किधर जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। बात क्लियर, x एक्सिस में किधर जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। चलिए अब आते हैं इसके ऊपर, f is equal to ax plus minus bd, ये इस फॉर्मेट का हमारा फंक्शन रहना चाहिए। चेक कैसे करेंगे कि कोई वेव है या नहीं है, पहली कंडीशन तो यही सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाला फॉर्मेट होना चाहिए। लेकिन अगर इस फॉर्मेट में कोई चीज गिवन है, जरूरी नहीं वो हमेशा वेव ही हो। क्यों? अरे भैया देखो ये वेव है ना, वेव की खास बात क्या है, एनर्जी आगे प्रोपगेट होनी चाहिए। ये नहीं एनर्जी हमारी और यहीं पर बढ़ रही 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 घट रही घट रही घट रही घट रही घट रही, लेकिन इसमें आगे नहीं जा रही। एनर्जी प्रोपगेशन के लिए क्या है, उतार चढ़ाव होना चाहिए बार बार। जो ऑसिलेशन है ना फाइनाइट होना चाहिए, wave must be finite, must be repeating again and again with time, so it should be finite, infinite नहीं हो जाना चाहिए कभी। तो पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, इस तरीके का फंक्शन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो ऑसिलेशन वाई वो फाइनाइट होना चाहिए। बात क्लियर है? अब सुनो कैसे, एग्जांपल ले चेक करते हैं, लेट्स चेक। टू एक्स प्लस 3d होल क्यूब ये दे दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि बताओ कि क्या ये वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमारा पहला कंडीशन देखने सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, कि क्या ये इस फॉर्मेट का है, आंसर यस है। 2x प्लस 3d, वैसे यहाँ पर ax प्लस माइनस bd उसी फॉर्मेट का है, यस है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, नो प्रॉब्लम। नाउ वी गो टू द सेकंड कंडीशन सेटिस्फैक्शन, दैट इज y की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए।
आप x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आप टाइम की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। चलो x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो, डायरेक्ट सीधे चलते हैं एंड पे। अगर मैं x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करूं और टाइम की वैल्यू 0 पुट करूं तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो भी है यहाँ पर फंक्शन ये इन्फिनिटी हो जाएगा। मैं बोल रहा है 2 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस 3 इंटू 0 0, इन्फिनिटी का क्यूब करोगे तो साला इन्फिनिटी आएगा ना। तो यार y कहाँ गया, जब x इन्फिनिटी की तरफ गया तो y भी इन्फिनिटी की तरफ गया। वेव नहीं है, फंक्शन जरूर है लेकिन वेव नहीं है, नॉट वेव, नॉट वेव। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। y is equal to 10 e to the power minus x plus t square, कुछ तो लिखा है मैंने। y is equal to 10 e to the power minus x plus t का स्क्वायर। Again we will put any value of x, any value of time। हर समय जो पल्स है वो इनफाइनाइट की तरफ नहीं जानी चाहिए, कभी कहाँ होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए y। बिफोर गोइंग है पहले हम पहली कंडीशन चेक कर लें, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या? अरे बोलो हाँ है। देखो अरे e की पावर लगी है ना, लेकिन फॉर्मेट किसमें है, x और t, लीनियर पावर है। हाँ लीनियर पावर, ऊपर स्क्वायर हो क्यूब हो साइन हो टैन हो कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता अपने को। फंक्शन किसका है, x प्लस t का फंक्शन है या नहीं, हाँ x और t का फंक्शन है, साथ में लीनियर पावर के साथ है, यानी कि पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा। दूसरी कंडीशन हमने कहा x की वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी कहां मर्जी कुछ भी पुट कर दो, पुट कर दो इन्फिनिटी। चलो क्या पुट करना है, x की वैल्यू इन्फिनिटी। अगर तुम x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर लो, t की वैल्यू उसमें 0 पुट कर लो, तो क्या बनेगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। क्या बनेगा, इस इन्फिनिटी का स्क्वायर तो इन्फिनिटी ही होगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो 10 into 0 कितना आएगा, 0। दैट इज द फाइनाइट वैल्यू। इन्फिनिटी के साथ इन्फिनिटी तो नहीं बनाना, 0 तो ओके, 0 तो बार-बार आता है बीच में, 0 इज नो प्रॉब्लम, 0 आ ठीक। दूसरा कुछ और पुट कर लो, तुम्हारे मन में आने से माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो प्रभु माइनस इन्फिनिटी पुट करो या प्लस इन्फिनिटी पुट करो, स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा, और आगे फिर से माइनस लगाए तो फिर से क्या आएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। नहीं आया समझ में, अरे यार माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी होगा, यहां पर बना प्लस इन्फिनिटी और आगे पहले से माइनस लगाए, फिर से क्या बना, 0। इसके अलावा अगर आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो e की वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पर क्या लगा, स्क्वायर लगा है, तो हर बार क्या कर देगा, e टू द पावर माइनस कर देगा। तो मान लो e टू द पावर -20 -30 कुछ भी करोगे आप, तो वैल्यू फाइनाइट आएगी, डेसिमल में प्लस में माइनस जैसे भी आएगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी, कभी भी इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाएगी। पहली कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, इट इज अ वेव, इट इज अ वेव इक्वेशन। किसका इक्वेशन हो गया, वेव इक्वेशन हो गया। अगर आप यहां पर देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये साइनसोइडल फंक्शन है, यानी इसका ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, समझे। हाँ इसकी डिटेल स्टडी में नहीं जाना, हम इसके फंडामेंटल अप्लाई कर रहे हैं, किसके फंडामेंटल, वेव इक्वेशन के फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं सिर्फ उसे अप्लाई करना आना चाहिए। डिटेल स्टडी हम इसी की करेंगे यहाँ पे। terms regarding waves। फर्स्ट टर्म सबसे पहले तो वेवलेंथ है, वेवलेंथ होना चाहिए यार, है ना। और वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं, लेंथ है इसकी, एसआई यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये सारे इसकी यूनिट्स हैं। एसआई यूनिट कौन सी रहेगी, मीटर। क्या होती है वेवलेंथ, द लेंथ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। दो पार्टिकल जो एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, एक ही फेज में मोशन कर रहे हैं, उनके बीच का जो गैप होगा वेवलेंथ कहलाएगा। इससे अटैच्ड टर्म होता है वेव नंबर, जिसका सिंबल होता है एफ। निम्न ऊपर एक लाइन दे दो, उसको वेव नंबर पढ़ते हैं। इसका फार्मूला होता है 1/λ, यानी इसकी यूनिट होती है मीटर इनवर्स। क्यों वेव नंबर का फार्मूला 1/λ है, उसको समझो। वेव नंबर क्या है, कहता है, वेव नंबर कहता है किसी पर्टिकुलर लेंथ में, किसी पर्टिकुलर लेंथ में
जितनी नंबर ऑफ वेव्स आ सकती है उसको बोलेंगे वेव नंबर, यानी लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, टोटल लेंथ डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ वेव आ रही है किसी लेंथ के अंदर। देखिए पूछो, तो अगर मैं आपसे पूछूं, नहीं उल्टा हो गया, हाँ उल्टा हो सर, क्या कर दिया, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स कितनी आ रही हैं पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मतलब वेव नंबर वैसा जैसे फ्रीक्वेंसी बड़ा, फ्रीक्वेंसी कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, समझे, वैसे यहां पर है वेव नंबर कितने नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, सिमिलर तरीके से डिफाइन किया। अब क्या है, एक लेंथ ली हमने कुछ, उसमें 10-12 वेव आ गई, अगर मैं लेंथ एक वेवलेंथ लूं, कितनी लूं, एक वेवलेंथ लूं, उसमें कितनी वेव आएगी, एक ही वेव आएगी। अगर मैं लेंथ एक वेवलेंथ लूं, उसकी लेंथ कितनी होगी, लैम्डा, यानी एक लैम्डा में कितने नंबर ऑफ वेव, एक वेव, इसलिए वेव नंबर का फॉर्मूला है 1/λ। एंगुलर वेव नंबर, एंगल का मतलब एंगल से रिलेशन है कि कितने एंगल में कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आ जाएंगे, तो यहाँ अगेन नंबर ऑफ वेव्स कितनी आ रही है विद रिस्पेक्ट टू एंगल के हिसाब से थोड़ा देखेंगे हम यहाँ पर अपॉन जो भी लेंथ है। देखो भैया 2 पाई एंगल में कितनी वेवलेंथ आएगी, लैम्डा, इसको बोलते हैं अपन एंगुलर वेव नंबर, जिसको हम दूसरा नाम भी देते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। आई विल लेट यू नो व्हाई वी कॉल दिस प्रोपगेशन कांस्टेंट। फिलहाल में ये समझ में आ जाएगा एंगुलर वेव नंबर क्यों बुलाते हैं, क्योंकि एंगल से हम लोग करंट कर रहे हैं, जिसका फार्मूला बनेगा कि एंगल 2 पाई में, यानी पूरा एक 360 डिग्री घूमने में, फेज के पार्टिकल का वाइब्रेशन पूरा कंप्लीट होने में, एक ऑसिलेशन होने में कितना वेव क्रिएट हो जाएगी, एक वेव क्रिएट हो जाएगी, एक लेंथ क्रिएट हो जाएगी। इसका सिंपल क्या रहेगा, इसके असाइनमेंट क्या रहेगा, रेडियन पर मीटर, यानी डायमेंशनल फार्मूला मीटर इनवर्स के हिसाब से L की पावर -1 ही बनेगा। और कभी कभी इसको रेडियन पर मीटर की जगह पर सिर्फ मीटर इनवर्स लिख दे तो भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रेडियन पर मीटर को मीटर इनवर्स की कभी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एंगुलर वेव नंबर इसके इक्वल टू y बाय लैम्डा, जिसको हम प्रोपगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। फोर्थ, फ्रीक्वेंसी। एक वेव है, वेव कहां से प्रोड्यूस हुई, ऑसिलेशन से, ऑसिलेशन की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, सिंबल न्यू, न्यू का मतलब कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक ऑसिलेशन होता है एक टाइम पीरियड में, इसलिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हुआ 1/T। इसका यूनिट होता है बेटा सेकंड इनवर्स, जिसको हम लोग बुलाते हैं हर्ट्ज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा, अगेन कितने एंगल में कितना टाइम लगा है, तो 2 पाई एंगल घूम जाता है कितने टाइम में, t टाइम में, व्हाट इज t, टाइम पीरियड, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई इनटू न्यू, क्योंकि 1/T का मतलब न्यू होता है। इसकी यूनिट क्या होगी भैया, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला अगेन वही रहेगा t इनवर्स यानी t की पावर -1। 6 अपने को क्या पता होना चाहिए, एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए भैया, पता है एम्पलीट्यूड, सिंबल a SI यूनिट मीटर ही रहेगी, क्योंकि ये एक तरीके का लेंथ ही है। एम्पलीट्यूड बताया भैया, बता दिया ये एम्पलीट्यूड के मीटर, जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा अपने मेन क्वेश्चन से, क्या बोलेंगे अपन, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। 7th, फेज। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, y = a sin ओमेगा t - x/v, तो ये ओमेगा इनटू t - x/v ये पूरा एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम बता सकते हैं पार्टिकल कहां पर है, किस तरफ मोशन कर रहा है, यानी ये चीज पूरी की पूरी रिप्रेजेंट करती है अपन को फेज, क्या रिप्रेजेंट करती है, फेज। इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे और डिटेल में, फेज पूरा कौन कौन से फॉर्मेट में हो सकता है, वो सारी बात पूरा जो एंगल वाला पोर्शन है उसको अपन बोलते हैं फेज। अगर कोई इनिशियल फेज है तो एंगल एडिशनल प्लस माइनस देगा, मतलब ओमेगा t - x/v ये वो एंगल पहले का। अगर कुछ इनिशियल फेज है प्लस माइनस फाई, व्हाट इज फाई हियर, इनिशियल फेज, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज, ठीक है।
चलो सिंपल हार्मोनिक वेव की अगर अपन बात करें तो हमारे पास आया था फॉर्मूला y इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं सिंपल हार्मोनिक वेव। अब अपना सारा डिस्कशन हम लोग इसी के थ्रू बढ़ाएंगे, सिंपल हार्मोनिक वेव के थ्रू। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस x अपॉन v है, राइट। एक और चीज यहाँ पर जो v है, v क्या है, वेव स्पीड है, जरा वेव स्पीड को समझिए। लेंथ कितनी ट्रेवल कर रही है, लेंथ ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये है वेव स्पीड। सिंपल सा कांस्टेंट होती है वेव स्पीड का, होती है किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए फिक्स होती है, बदलती नहीं है। तो कितना लेंथ वो ट्रेवल कर रही है कितने समय में, तो हमको पता है वो लैम्डा लेंथ ट्रेवल करती है कितने टाइम में, एक टाइम पीरियड। यानी लैम्डा अपॉन टी, इसको 1 अपॉन टी क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, यानी न्यू इनटू लैम्डा क्या होगा, वेव स्पीड। न्यू ये न्यू होती है ना, वी मैक्स वाले ये न्यू। तो स्पीड जो होगी वेव की, v इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। बात समझ, यानी मैं न्यू v की जगह पर क्या लिख सकता हूं, न्यू लैम्डा लिख सकता हूं। क्यों लिखना चाह रहा हूं, जरा वो भी देखना है, इक्वेशन का फॉर्मेट चेंज करना है। ओमेगा अंदर ले जाओ, ओमेगा डी माइनस क्या आएगा, ओमेगा का मतलब 2 पाई न्यू अपॉन स्पीड v, v का मतलब न्यू इनटू लैम्डा, और साथ में एक्स एक्स रहने दो, तो न्यू से न्यू कट गया, 2 पाई बाई लैम्डा क्या होता है, k। याद है 2 पाई बाई लैम्डा, एंगुलर वेलोसिटी। इसको अपन ने नाम दिया प्रोपगेशन कांस्टेंट। मैंने कहा थोड़ी देर में मैं बताऊंगा प्रोपगेशन कांस्टेंट इसको क्यों कहते हैं। एंगुलर वेव नंबर को समझ में वही आ गया था, कितने नंबर ऑफ फेज बनेंगे कितने एंगल के साथ, दैट वाज द एंगुलर वेव नंबर। प्रोपगेशन कांस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोपगेशन को रिप्रेजेंट करता है, x के साथ अटैच्ड है, यानी जो चीज प्रोपगेट हुई दैट इज x, कितना आगे गई है वेव, उसके साथ अटैच्ड कांस्टेंट, इसलिए इसको अपन बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। ये एक हमारी इक्वेशन और बन जाती है वेव की। This is not convenient to memorize. This one is convenient to memorize. Okay, and this is actually helpful to memorize also. हम इस वाले के ऊपर फोकस करेंगे मेमोराइज करेंगे, लेकिन रुको, इसको भी नहीं याद करेंगे, इसके बाद एक और है, उसको याद करना सबसे बेस्ट रहता है, याद कर सकते हैं। सुनो, अगर मैं टाइम को रोक दूं, क्या करूं, टाइम को रोक दूं और t इक्वल टू 0 पुट करो, t इक्वल टू कितना पुट करो, 0, तो एट t इज इक्वल टू 0 इसका जो ग्राफ बनेगा किसके हिसाब से बनेगा, y इक्वल टू a sin माइनस kx के हिसाब से, इसके हिसाब से बनेगा। समझो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा उल्टा बनेगा ना, उल्टा बनेगा साइन ग्राफ, क्यों, क्योंकि माइनस। और अगर y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा डी लिखो, क्या लिखो, kx माइनस ओमेगा डी लिखो, और फिर t इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो जो ग्राफ बनेगा वैसा बनेगा। t 0 पुट कर दूंगा तो क्या बनेगा, सिर्फ प्लस kx बनेगा, प्लस kx के हिसाब से ग्राफ ऐसा बनेगा। तो दिस वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू मेमोराइज। ऐसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिर्फ शिफ्ट किया गया इसको, इससे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखें। वेव अभी भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, यहां पर भी वेव पॉजिटिव एक्स ही डायरेक्शन में ही जा रही है, यहां पर भी माइनस से बीच में, यहां पर भी माइनस से बीच में, ये वाला एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। अगर एक प्लस एक माइनस है तो तुमको पता है बेटा कि वेव जो प्रोपगेट करेगी किधर करेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी। कौन सी पॉजिटिव, एक्स है, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी। डिफरेंस इतना है सिर्फ इन दोनों में शेप का, यानी एक केस में पार्टिकल अगर नीचे की तरफ उस समय जा रहा होगा, दूसरे वाले केस में किधर जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, बस इतना सा डिफरेंस यहां पर आ जाता है। दोनों में से कोई से भी याद कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देयर इज नो बिग प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बस फेज डिफरेंस, दोनों में किसका डिफरेंस है, फेज का। तो पार्टिकल एक में किसी और सिचुएशन पर और एक तो पार्टिकल किसी और सिचुएशन पर, इतना ही डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं लिखूंगा y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t, या फिर
ओमेगा टी माइनस के एक्स व्हाटएवर, इसको मैं लूंगा एज ए रेफरेंस बार बार। तो वेव स्पीड का फार्मूला क्या कहता है, कोफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। So coefficient of time in this case is omega upon coefficient of x is k. So this is our new formula regarding the wave. क्या ये फंडामेंटल डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? What was the fundamental definition? Distance covered, that was lambda, divided by time taken, that was time taken. Let's take it out. ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, वहीं k का फार्मूला होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो 2 पाई से 2 पाई उड़ेगा, लैम्डा कहां जाएगा ऊपर, टाइम जाएगा नीचे। Yes, it is satisfying our fundamental definition of the wave speed. So omega upon k लिखे या lambda upon t लिखे, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पर लगा दिया बेटा +5, +5 लगा दिया, मतलब यहाँ पर क्या है, इनिशियल फेज आ गया है, ये है इनिशियल फेज, ये है वेरिंग फेज जो कि पोजीशन और टाइम के साथ बदलेगा, वेरिएबल फेज, बस पूरे को अपन फेज बोलते हैं, इस पूरे को अपन क्या बोलते हैं, फेज। तो अब थोड़ा हम फेज को भी समझ लेते हैं। तो फेज क्या होता है, उसका क्या रिलेशन है, पाथ डिफरेंस के साथ, टाइम के साथ। पाथ डिफरेंस के साथ मतलब मैं आगे बढ़ूंगा तो किस तरीके से पार्टिकल का उतार चढ़ाव होगा, यानी उसके फेज में चेंजेस आएगा। मैं एक जगह पर खड़ा हो जाऊं और किस तरीके से पार्टिकल का उतार चढ़ाव समय के साथ होगा, यानी टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल और पाथ डिफरेंस के साथ फेज डिफरेंस क्या होगा, चलो उसको समझते। लेट्स से फेज इज डिनोटेड बाय थीटा, दैट इज इक्वल टू kx minus omega t plus phi. If I differentiate theta partially with respect to x, हाँ सर क्या बोल रहे हैं, अरे भाई कुछ नहीं बोला ना, थीटा को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मतलब थीटा के अंदर आने वाले चेंज को देखना चाह रहा हूं, किसके साथ, लेंथ के साथ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। फेज डिफरेंस अपॉन पाथ डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना 1, k कांस्टेंट, सिंस टाइम कांस्टेंट है उस समय, टाइम क्या है, कांस्टेंट, टाइम रुका हुआ है, ये तो कांस्टेंट है, सो 0, यानी मैं लिख सकता हूं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, जो किसके बराबर है, ऑब्वियसली k के बराबर है। कोई समस्या? अगर इसी चीज को डिफरेंशिएट करूं टाइम से, मतलब टाइम के साथ अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो देखो जरा, k कांस्टेंट, x कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। टाइम के साथ इस समय x को रोक दिया गया था, मतलब x को रोक दिया गया, मतलब x को कांस्टेंट कर दिया गया, तो टाइम का डिफरेंशिएशन 1 क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा। तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा का मतलब 2 पाई बाय कैपिटल T, माइनस साइन मैंने किया है इग्नोर, डिफरेंस माइनस साइन से कोई ज्यादा करना नहीं, लिखने को यहाँ पर, इसके माइनस को मैंने यहाँ से हटाया, मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हमारे सामने आते हैं, इनका पर्पस क्या होता है, कभी कभी आपको दे देगा कि एक स्नैप है वेव का, क्या है वेव का, स्नैप बना हुआ डायग्राम, 10 मीटर आगे जाने पर बताओ कितना फेज डिफरेंस मिलेगा अपने को, वेवलेंथ वगैरह की इंफॉर्मेशन वहां पर रहेगी। तो इस तरीके से फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, टाइम इंटरवल, जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप निकाल सकते हैं फ्रॉम द गिवन इनपुट्स। अब हम लोग बात करेंगे पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल एक्सेलरेशन, वेव स्पीड के साथ क्या रिलेशन है और क्या उनके फार्मूलाज हैं। Again, I will write the formula y is equal to k sin kx minus omega t. इनिशियल फेज में फाइल लिख सकते हैं, इनिशियल फेज में फाइल लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल ऐसा है। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं इस y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट इज y हियर, द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, किसका वाइब्रेशन है, पार्टिकल का। अरे भैया पार्टिकल का वाइब्रेशन है, उसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें किसकी स्पीड मिलेगी, पार्टिकल की स्पीड मिलेगी। तो एक को एक लिखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन हमने को पता है cos kx minus omega t, जिसमें से माइनस ओमेगा कहां जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है, माइनस k ओमेगा cos kx minus omega t, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, पार्टिकल वेलोसिटी। ध्यान में रखिए जो पार्टिकल वेलोसिटी कुछ और नहीं बल्कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, ऑब्वियसली बात है पार्टिकल वेलोसिटी का फार्मूला वही रहेगा जो एसएचएम में था, a ओमेगा cos ओमेगा t, a ओमेगा
हाँ कॉस आ जाता था, साइन का डिफरेंस माइनस साइन, तो सिर्फ यहाँ पर से यहाँ पर माइनस था। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी निकालना, कुछ हाइट वाई पर पार्टिकल कितना तेजी के साथ नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, तो फार्मूला क्या रहेगा, ओमेगा अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अरे वही पुराना फार्मूला है, वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। चलो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, हमको मिलेगा dy/dt स्क्वायर, जिसका मतलब टेक्निकली बन जाएगा एक्सीलरेशन। क्या बन जाएगा, एक्सीलरेशन। माइनस साइन पहले से तो माइनस साइन लगा रहने, तो ओमेगा पहले से ओमेगा रहने, तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन kx माइनस ओमेगा टी। ओमेगा बाहर आएगा, ओमेगा माइनस के साथ बाहर आएगा, माइनस के साथ बाहर आएगा तो जाएगा प्लस, और ये वाला माइनस, माइनस साइन को काउंट कर लेते हैं, 3 बार माइनस आया इसलिए माइनस पड़ा रहेगा। तो क्या आ गया, a ओमेगा स्क्वायर sin kx माइनस ओमेगा t। अगेन अगर अपन देखें तो a इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, माइनस ओमेगा स्क्वायर y। वही पुराना एसएचएम वाला जो रूल था वही फॉलो हो रहा है, कोई समस्या नहीं। फिर सर करा दो आप पूरा दोबारा से, कुछ है इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आपको देखो, अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, किसके रिस्पेक्ट में, x को, टाइम कांस्टेंट, ध्यान रहे जब एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो और एक वेरिएबल कांस्टेंट हो, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको ऐसे बनाते हैं वैसे एक्चुअली में, लेकिन आप सीधा बनाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक्चुअली में इसको ऐसे टेढ़ा, इसको डेल पढ़ते हैं, इसको del 2y upon del t स्क्वायर पढ़ते हैं। जब मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मैं x को कांस्टेंट कंसीडर कर रहा हूं। जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो मैं t को कांस्टेंट कंसीडर कर रहा हूं, मतलब एक स्नैप लिया गया है, इसका स्नैप, वेव का स्नैप लिया गया। जब del y upon del x करते हैं, यानी इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो लिखूंगा मैं a sin का डिफरेंशिएशन बेटा मैं लिखूंगा cos kx का k आ गया जाएगा, बाकी kx माइनस ओमेगा t। बात क्लियर है। अगर मैं पूछूं del y upon del x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, भैया देखो ये हमारा ग्राफ, एक स्नैप, इसका स्नैप, वेव का स्नैप, किसकी बीच में ग्राफ है, y और x के बीच का ग्राफ है। तो डेल्टा y यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर, और डेल्टा x क्या है बेटा, बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप। इसका मतलब del y upon del x, जो कि यहाँ पर a k cos ओमेगा kx माइनस ओमेगा t है, ये स्लोप पर रिप्रेजेंट करता है। चलो इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, del 2y upon del x स्क्वायर, अगेन a as it is, k as it is, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, एक के फिर से बाहर आएगा, kx माइनस ओमेगा t। अब ध्यान से ये है पार्टिकल वेलोसिटी, जिसका फार्मूला है माइनस a ओमेगा cos kx, a के cos kx, यहां पर भी cos, यहां पर भी cos। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा रिलेट करूं, इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा रिलेट करूं, देखो कौन कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को मैं रिलेट करने जा रहा हूं। आप नाम लिखना चाहो इक्वेशन का लिख लो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3, 4, व्हाटएवर, 1 2 3 4 जैसे लिखना चाहो। Let's say this is the equation number 1, this is the equation number 2, this is the equation number 3, equation number 4. Okay, so 1 and 3. So from 1 and 3, I can say Vp upon del y upon del x. Del y upon del x का मतलब क्या, स्लोप है ना, is equal to, यहां पर मैं लिख सकता हूं माइनस a ओमेगा अपॉन a के, a भी कट जाएगा, माइनस साइन बचा रहेगा, सिर्फ cos cos कट जाएगा। तो मैं आगे क्या लिख सकता हूं, Vp इज इक्वल टू माइनस ओमेगा अपॉन के इंटू स्लोप। ओमेगा अपॉन के क्या था, बोल गए, ओमेगा अपॉन के है वेव वेलोसिटी, भैया कोएफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, ओमेगा अपॉन के वेव वेलोसिटी। तो स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान रखिए। कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो भी मैं थोड़ी देर में बात करूँ। ठीक, अब जरा इसको डिवाइड कर लो या कुछ कर लो। देखो इक्वेशन नंबर कौन सा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ को डिवाइड करते हैं अपन, del 2y upon del t स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय del 2y upon del x स्क्वायर। यहाँ पर मिलेगा अपने ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर मिलेगा ओमेगा k स्क्वायर, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। ओमेगा अपॉन k होता है वेव स्पीड, तो ये मिल जाएगा del 2y अपॉन del t स्क्वायर इज इक्वल टू वेव स्पीड का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, इधर आ जाएगा del 2y अपॉन
डेल एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कि कोई अगर वेव इक्वेशन है उसका डिफरेंशियल सेटिस्फैक्शन ये है, डिफरेंशियल फॉर्म में ये इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जिसको ये सेटिस्फाई करे वो जरूरी नहीं है कि वेव हो। ये वैसा ही जैसे अगर कोई फंक्शन ax प्लस माइनस bt का है तो जरूरी नहीं कि वेव है, लेकिन अगर वेव है तो ax प्लस माइनस bt का फंक्शन जरूर होना चाहिए। क्लियर बात है? चलिए जरा इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। बीच में देखना पड़ता नहीं मोबाइल रिकॉर्डिंग कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप, राइट। सो इसका यूज क्या रहेगा? समटाइम्स आपको एक स्नैप दे देगा क्वेश्चन में, स्नैप मतलब टाइम कांस्टेंट, एक पिक्चर एक फोटो इसका वेव का, y variable is oscillating, x also is changing, time is constant at time t रात के 9 बजे है at time t। और आपको बोलेगा बताओ ये वाला पार्टिकल किधर जा रहा है, 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 ऐसे पूछेगा आपसे। काम राम नाम कुछ पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहां पर ड्रॉ करना है स्लोप, जिस पार्टिकल के बारे में पूछे। यहां पर अगर आप स्लोप ड्रॉ करोगे तो स्लोप क्या मिलेगा? 0, यानी पार्टिकल रेस्ट पर है। यहां पर स्लोप ड्रॉ करोगे तो स्लोप मिलेगा आपको पॉजिटिव, ध्यान सुनना, स्लोप मिलेगा आपको पॉजिटिव। तो पार्टिकल वेलोसिटी का नेगेटिव वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप, नेगेटिव है मतलब स्लोप का नेगेटिव, स्लोप अगर पॉजिटिव है उसका नेगेटिव क्या है? नेगेटिव हो जाएगा। पार्टिकल किधर जा रहा है? नीचे की तरफ जा, डाउनवर्ड जाएगा। पार्टिकल किधर जाएगा? स्लोप पॉजिटिव मतलब पार्टिकल डाउनवर्ड, अगर स्लोप नेगेटिव मतलब पार्टिकल अपवर्ड। ऐसे यहां पर अपन ड्रॉ करें तो स्लोप नेगेटिव है मतलब पार्टिकल अपवर्ड जाएगा, है ना। स्लोप क्या है? नेगेटिव, पार्टिकल किधर जाएगा? अपवर्ड। यहां पर पार्टिकल रेस्ट में क्योंकि स्लोप 0 है। सिमिलरली यहां पर स्लोप पॉजिटिव है, पार्टिकल डाउनवर्ड। तो उस समय पर पार्टिकल किधर जा रहा है या किधर जाने की टेंडेंसी में है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है इस इक्वेशन से। अच्छा, और कोई इंफॉर्मेशन? हाँ, एक और इंफॉर्मेशन, y है, ये x है। चलो इस पार्टिकल के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। इस पार्टिकल की अगर बात करें हम लोग, स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, यानी इस पार्टिकल का मोशन होगा डाउनवर्ड, राइट। चलो किधर होगा? डाउनवर्ड, वेलोसिटी डाउन। ऊपर से डिस्कशन हो चुका है। इस पार्टिकल की अगर एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन का फार्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। मतलब अगर y की वैल्यू पॉजिटिव तो एक्सीलरेशन नेगेटिव, अगर y की वैल्यू नेगेटिव तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव। नेगेटिव साइन आ रहा है सामने, y अगर पॉजिटिव पुट करोगे तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा, y अगर नेगेटिव पुट करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किधर? ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन किधर रहेगा बेटा? नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा। इसका मतलब एक्सीलरेशन इधर रहेगा। इसका मतलब इसकी स्पीड बढ़ रही है। ध्यान सुनो, इसकी स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। चलो इस पार्टिकल को लेते हैं यहाँ पर, तो इस पार्टिकल को लेते हैं, एक और पार्टिकल, यहाँ 3 पार्टिकल लेते हैं समझने के लिए। इस पार्टिकल का स्लोप कैसा है? ऐसा है, ये स्लोप नेगेटिव स्लोप माना जाता है। नेगेटिव स्लोप मतलब पार्टिकल किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस, यानी एक्सेलरेशन भी क्या होगा बेटा? ऊपर की तरफ होगा। यानी ये पार्टिकल भी क्या कर रहा है बेटा? स्पीड अपनी बढ़ा रहा है। इस पार्टिकल की बात करते चलो, स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, यानी वेलोसिटी किधर जाएगी बेटा? डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन किधर जाएगा? अपवर्ड। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन किधर रहेगा? अपवर्ड। तो वेलोसिटी नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर, यानी इसका स्पीड घट रहा है। इस तरीके से क्वेश्चंस कभी-कभी थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, पूरा डिस्कशन वेव मोशन के इक्वेशन के ऊपर। अब लास्ट टॉपिक जो हमारे आज का लेक्चर का है वो इंटेंसिटी, पावर और एनर्जी। अब बात करते हैं एनर्जी, वेव, जो वेव है उसकी एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक, और इंटेंसिटी वाला जो टॉपिक है। एनर्जी की अगर बात करें, अगर साइनसोइडल वेव लेते हैं, सिस्टम वाला वेव लेते हैं, तो फार्मूला रहेगा हाफ
m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। व्हाट इज a हियर? एम्पलीट्यूड। ध्यान रखना एरिया और समझ लेना। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। m क्या है? मास ऑफ, जो भी मास है मीडियम वो रहेगा, है ना। ऐसे ही अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करें, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो हो जाएगा हाफ डेंसिटी इनटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये जाएगा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। अगर मैं पूछूं पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो भैया पावर का मतलब होता है कितना एनर्जी कितने टाइम में ट्रांसफर हो रही है। कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ये कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इनटू वॉल्यूम कर दूंगा मैं। क्या करता हूं? इनटू वॉल्यूम। ध्यान सुनना क्यों ऐसा कर रहा हूं। रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। देखो जरूरी नहीं कि सेम वॉल्यूम, कुछ भी एरिया लेंथ, है ना, कितना एरिया से एनर्जी घुसी और कितना लेंथ गई कितने टाइम में हो जाएगा। तो अगर मान लेते सरफेस एरिया एस है और लेंथ ट्रेवल्ड एक्स है, कितने टाइम में? टी टाइम। टी हो जाएगी उसकी पावर, जिसमें से एक्स अपॉन टी क्या होता है? उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, इसकी एनर्जी प्रोपगेशन की। तो पावर का एग्जैक्ट फार्मूला बन जाएगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एस इन वी। आगे सुन, अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी कितना आई पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एरिया का सिंबल ए नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ पर मैंने ए एम्पलीट्यूड के लिए दिया है। पर यूनिट एरिया नहीं, पर यूनिट सरफेस इनटू पर यूनिट टाइम। एनर्जी कितनी आई है? पूरी एनर्जी ये। अच्छा, एनर्जी अपॉन टाइम क्या है? ये क्या है? पावर है। पावर अपॉन एस कर दो, पावर अपॉन एस कर दो, एस सरफेस सरफेस है। तो पावर अपॉन एस करोगे, एस एस कट जाएगा, क्या बचेगा? इंटेंसिटी आई का फॉर्मूला बचेगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। क्या है सर, क्यों है? इंटेंसिटी क्या होती है? एक बार सुन लो। जैसे मान लो कोई लाइट बल्ब की लाइट क्रिएट कर रहा है चारों तरफ, एक पर्दा नीचे रखा हुआ है, उसके ऊपर बल्ब से लाइट गिर रही। अगर बल्ब बहुत दूर रख दो तो वही लाइट पर्दे के ऊपर बहुत फेडेड दिखती है, यानी कम इंटेंस दिखती है। लेकिन अगर वही बल्ब काफी नजदीक ले आओ, वही पर्दे के ऊपर लाइट काफी ज्यादा इंटेंस दिखती है, क्योंकि एनर्जी जो बल्ब की है वो मैक्सिमम कहां पर आ रही है? पर्दे के ऊपर, दैट इज द एरिया। और कितने टाइम में आ रही है? वो बल्ब से निकलने वाली एनर्जी को बढ़े। ज्यादा चमकीला बल्ब, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी कम टाइम में रिलीज कर रहा है। तो हो जाती है इंटेंसिटी कितने एरिया पर कितने टाइम में कितनी एनर्जी आ रही है। एरिया भी मैटर है यहाँ पर। एक बहुत बड़ा बल्ब, बहुत चमकीला बल्ब है, लेकिन अगर 10 किलोमीटर दूर खड़े हो जाओगे तो उसकी एनर्जी थोड़ी मिलेगी। एरिया की बात तो क्या हो जाता है? बढ़ता जाएगा जितना दूर जाओगे उससे। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। तो अगर कोई लाइट सोर्स काफी ज्यादा चमकीला है, इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा है, आपको फील हो रहा है, इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी वहां पर ज्यादा है। आपको किसी की लाउडनेस काफी ज्यादा फील हो रही है, इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा हो सकती है। ध्यान करें इंटेंसिटी में दो चीजें रहेंगी, फ्रीक्वेंसी भी, मतलब ये सारी चीजें रहेंगी, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में से एक बड़े मैटर है अपने आप में। बाकी डेंसिटी और स्पीड भी डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड का दोनों का स्क्वायर मैटर। प्लीज रिमेंबर दिस, ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर। मतलब एम्पलीट्यूड डबल कर दोगे तो इंटेंसिटी यानी जो एनर्जी है वहां पर हिट हो रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। एक और चीज जो मुझे लगता है बताना काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था वेव स्पीड जो होती है वो होती है कांस्टेंट। क्या होती है? कांस्टेंट फॉर गिवन मीडियम एंड सिचुएशन। अगर वो ना बदले तो स्पीड नहीं बदलेगी। तो इन द फार्मूला y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx या फिर kx माइनस ओमेगा t, अगर तुम कहते हो k को कर दिया जाए हाफ, तो ध्यान में अगर मीडियम चेंज नहीं किया गया तो ओमेगा अपने आप हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेव स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर ये आधा हुआ इसको भी आधा होना पड़ेगा, क्योंकि वेव स्पीड का फार्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। तो अगर तुम इसको आधा करोगे तो वेव स्पीड गड़बड़ हो जाएगी ना, तो इसको भी आधा होना पड़ेगा। अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ है तो ध्यान रहे, मतलब अगर कोई बोलता है धागा वही है, उसी धागे में दूसरी वेव ट्रांसफर करी गई, लेकिन उसका k का वैल्यू आधा है, ध्यान रहे ओमेगा अपने आप आधा हो जाएगा। k का वैल्यू डबल है, ओमेगा अपने आप भी डबल हो जाएगा अगर मीडियम चेंज नहीं कर रहे हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवा दूंगा कुछ क्वेश्चंस ताकि आप इसके साथ कॉप अप कर सकें जो कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़ा।